ओल्ड राजेंद्र नगर इज बेसिकली द ग्रेवयार्ड ऑफ द इंडियाज एस्पिरेशन। होना एट द एंड ऑफ द डे 200 बच्चों का हर साल, 200 बच्चे ही आईएएस बनेंगे और 200 बच्चे आईपीएस बनेंगे। आईआईटीज़ के, आईआईएम्स के, अच्छे कॉलेजेस के, इंटेलिजेंट जिन्होंने मेहनत की है 6-6, 5-5 साल, वो वहाँ से ना कम्प्लीटली एम्प्टी कोरोड होके जाते हैं। समय रैना को देखिए, पूरे सेंटेंस के बीच में गाली जिस तरह से यूज करता है। विजेंद्र सर से क्या दुश्मनी, आप दोनों यूपीएससी के हैं, तो उनके खिलाफ भी आप पहुंच गए थे। गलगोटिया ने इतना इंटरनेशनल बेइज्जती करवाया है, आपको नहीं लगता इनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए था? कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है, खिंचाई तो हुई है उनकी। हिंदी न्यूज चैनल्स दिखा क्या रहे हैं, एक मौलाना को बिठा देते हैं, एक पंडित को बिठा देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। न्यूज़ मीडिया स्लॉप है, वो रैंडम बातें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट का आपने मुद्दा उठाया था, आप इसके खिलाफ क्यों थे? सेपरेट इलेक्टोरेट, दिस इज द सुसाइडल आइडिया। भारत का जो विभाजन हुआ था वो सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हुआ था। हमारा देश डेवलप्ड कंट्री कभी बन भी पाएगा? देश डेवलप बन जाएगा किसी भी हालत में। सिंपल बात है, हमारा इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की। नगीना के जो एमपी हैं चंद्रशेखर रावण जी, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था बिहार में 10-10 हज़ार जो मिले हैं महिलाओं को, तो बिल्कुल एक तरफा वोट पड़ा है मोदी जी को। अभी असम में भी, बंगाल में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। टीएमसी कह रही है हम 1500 रुपए देंगे, बीजेपी बोल रही है हम 3000 रुपए दे देंगे। देश की आगे सबसे बड़ी समस्या क्या है? एजुकेशन इज द वन। हमारे पास्ट में सती प्रथा थी। मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास्ट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। अभी यूपी में करीबन 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं। यस। नीतू मैम टॉक्स पे आपका स्वागत है और आज हमारी मुलाकात होने वाली है अमित किल्लौर सर से, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, लेकिन साथ साथ बहुत लोगों के लिए टेंशन और डिप्रेशन का कारण भी है। तो आप पाओगे इनको दिन दहाड़े कभी जुडिशरी, कभी ब्यूरोक्रेसी और कभी किसी पर भी फटते हुए। तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ बिंदास एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर, लेकिन वास्तव में टीचर है, और वो है अमित किल्लौर सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्ते। क्या है आप? टीचर है, इन्फ्लुएंसर है, क्या है? क्या इंट्रोड्यूस करूं मैं आपको? मैम आई एम ए टीचर, आई एम ए यूपीएससी टीचर। मेरा जो शॉर्ट और संक्षिप्त जो इंट्रोडक्शन है, आई एम ए यूपीएससी टीचर। ओके, लेकिन जो आप फटते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ जी मैम, तो वो तो आपको लगता है जैसे कि आप एक क्रिटिक है या बिल्कुल नेगेटिव लगता है, जैसे हर चीज़ के खिलाफ, कभी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, कभी कोई आईएएस के खिलाफ, आईपीएस के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ। डर नहीं लगता है अंदर हो जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में? नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा डर लगता है, बट मैं नेगेटिव नहीं हूँ बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे जो छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी किसी स्टूडेंट को होती है, वो नहीं बोल पाता, या मुझे भी कुछ जो चीज़ें गलत लगती है, तो उसको बस मतलब अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसको बोलता हूँ अपने स्टूडेंट से बात करने के लिए। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो देश का यूथ है, उनको बताना ज़रूरी है कि देखो ये छोटी सी बात गलत है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि सही कौन करेगा? अनटिल अनलेस हम नहीं बताएंगे कि ये वाली चीज़ गलत है, तो इन्हीं छोटे बच्चों से सही करवाना है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये तो आपकी बातें सुनकर निकल जाते हैं, और जो बहुत बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, जो आके आपके पूरे के पूरे इंस्टाग्राम में आपके कमेंट्स पे पूरा ट्रोल करके जाते हैं, आपको डिप्रेशन वगैरह नहीं होता? मैम ट्रॉल्स और क्रिटिसिज्म से तो नहीं होता, विच इज़ फाइन मैम। सबका मतलब आई थिंक ओपिनियन तो है ना, कोई मेरे अगेंस्ट या मेरे से अलग बात भी मान ही सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमित सर पढ़ाते क्या? क्योंकि मैंने पढ़ाने का तो वीडियो सबका नहीं देखा है, आप पढ़ाते क्या? मैम मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं पॉलिटी का टीचर हूँ, और हिस्ट्री का, और करंट अफेयर्स का। ओके, आपकी शुरुआत हुई थी शायद स्टडी आईक्यू में। यस मैम। और फिर वहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए थे। उसके बाद मैंने बिल्कुल डिफरेंट अमित सर को देखा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत आप इमोशनल थे, आप रो भी रहे थे। वो बातें क्या थी, वो जो शुरुआत था आपका? मैम मैं पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वहाँ पे सम सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ टॉक्सिक बिहेवियर हो गया था। सो वाइल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, आई जस्ट पुट ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस पब्लिकली। ओके। तो मतलब अगर आपको बिल्कुल शुरू से बताऊं, सो 3 साल पुराना एक एक्सपीरियंस था। सो आई वाज गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम, काइंड ऑफ हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नर्वस ब्रेकडाउन कब होता है सर किसी को, और उसके लक्षण क्या होते हैं? मैम
व्हेन यू फील डिफीटेड आउट ऑफ लाइफ, ओके हम सबके सब लाइफ कभी कभी चैलेंजेस थ्रो कर देती है, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल थ्रो कर देती है जिसमें आपको लगता है कि यू आर हेल्पलेस, यू क्राई फॉर गॉड, और वो जब Okay. हार सी महसूस होती है तो यू ब्रेक डाउन फ्रॉम इनसाइड, यू Okay. लूज होप, और रोना आ जाता है उस समय में कभी कभी। ओके, तो उस समय आप टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे, और मैंने देखा था उस समय आप एज ए टीचर थे, थोड़े इमोशनल भी थे, अब तो बिंदास हो गए हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया आप पे? मैम सच बताऊं तो इसमें मैम पहले भी मैं उतना ही बिंदास था, बट हमारी पुराने वाली ऑर्गेनाइजेशन इंस्टाग्राम के ऊपर फंक्शन करने नहीं देती थी। अच्छा। वो थोड़ी सी क्या नाम है, क्लोज्ड था, मतलब योर बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया वाज कंट्रोल्ड। ओके, यू आर नॉट अलाउड टू से द थिंग्स व्हिच यू बिलीव्ड इनटू। जैसे हमने कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है जहाँ पे उनके टीचर्स ने कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन रख दिया और उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। जैसे अभी जो BNS और BNNS आया है, तो उसमें किसी टीचर ने कह दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारे टीचर्स इतना पढ़े होते, इतने साल पढ़े होते हैं, फिर उनको लगा कि सारे सेक्शंस चेंज होंगे, तो एक टीचर ने कुछ अगेंस्ट बोल दिया था, yes. तो ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें निकाल दिया। तो क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन सारे ऐसे कंट्रोल्ड बिहेवियर किए रहते हैं ताकि कोई सरकार से पंगा ना आए? नो, दो डिफरेंस है मैम। एक तो उन्होंने क्लासरूम में कहा था वाइल डूइंग द जॉब, मतलब कि जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ ऐसी ऑफेंसिव बात कह दी, नो, तो फिर तो मैम ऑब्लिगेशन हो जाती है जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन उनकी। देन मैं ये बता रहा था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमें हमारे प्राइवेट स्फेयर में भी नहीं बोलने देती थी। अच्छा, तो जैसे हमारा मेरा इंस्टाग्राम प्राइवेट है, Okay. बट वी आर नॉट अलाउड टू से देयर ऑल्सो। एंड जैसे बल्कि कई बार ऐसी भी कंट्रोवर्सीज हुई है कि अपने प्राइवेट स्फीयर में भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल देते हैं। आपने जितनी भी टीचर्स की, जब किसी इंस्टीट्यूट को टीचर निकालना पड़ा है, वो सिर्फ उस वीडियो पे निकले हैं या उस समय निकले हैं जब उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल या ऑफेंसिव बात प्लेटफॉर्म के ऊपर कह दी। ओके, हमारे वाली थोड़ी ऐसी थी, इसका जैसे लाला कंपनी होती है उनके अकॉर्डिंग तुम उनके 24 घंटे के एम्प्लॉय हो, तो तुम पढ़ा के चले गए, लेकिन तुम्हारा इंस्टाग्राम उन्हीं का है, अच्छा। तो वो उसी हिसाब से चलेगा जिससे। तो आप जैसे पढ़ाते थे, पहले ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व थे, आजकल आप बहुत सारे स्ट्रेटजी की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर जाते हैं आप। Yes, ma'am. तो मुझे एक बात बताइए, पढ़ाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि ये सोशल मीडिया को मैनेज करना आपके लिए? हाँ, तो मैम आप जैसे एजुकेशन मतलब पढ़ाना, आप अगर आप ये पूछो कि पढ़ाना ज़्यादा आसान है या फिर ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम करना, मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ना दोनों के दोनों ही, मतलब आई लाइक देम डूइंग बोथ ऑफ देम। तो मैं पढ़ाता था तो मैं हमेशा, मुझे आई यूज टू लाइक दैट, मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 2.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता था अंदर से। एंड द सेम थिंग विद द सोशल मीडिया ऑल्सो, इट्स दोनों ना मेरी नेचर के, मतलब कुछ जो नेचर के अगेंस्ट होते हैं ना, वो करता नहीं, या मुझसे होता भी नहीं है। सो आई डोंट फाइंड डिफिकल्टी इन डूइंग एनीथिंग, बट हाँ अगर कोई प्रेफरेंस बोले तो मुझे लगता है कि पढ़ाना आसान है, सोशल मीडिया ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, तो ये सोशल मीडिया एजुकेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है कि डाइल्यूट कर रहा है? व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, तो आई थिंक डाइल्यूट कर रहा है मैम। ओके, कैसे? इट डिपेंड्स ऑन द, बहुत सारा सा कंटेंट है मैम, बच्चे को ना ढूंढने में, इट्स प्रॉब्लम ऑफ मैनी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसको बोलते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि बच्चे को ये नहीं मिल पा रहा है कि सही चीज़ कौन सी है। दिन में बच्चे के टाइम तो 5-6 घंटे का ही रहता है, उसमें उसको सही क्लास ही नहीं मिल पा रही है, उसमें सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा अवेलेबल है। अगर हम किसी दुकान पे जाएं और वहाँ पे 5000 शर्ट हो मैम, तो पहचान में नहीं आती 5000, फिर पता नहीं चलता कौन सी ढंग की उठानी है। अगर कहीं पे जाएं या 2 या 3 ऑप्शन हो, तो मुझे लगता है डाइल्यूट बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड इट्स डिस्ट्रैक्टिव। द सोशल, जो प्रेजेंट डे सोशल मीडिया का नेचर है, इट हैज़ बीन डिजाइंड इन अ मैनर कि बच्चे को कंसिस्टेंटली स्क्रॉल करते रहे, उनको उसमें लगाए रखे, तो डाइल्यूट हुआ मेरे हिसाब से मैम। जैसे मैं मानती हूँ सर कि आजकल ऐसा हो गया है, जो जितना दिखता है उतना बिकता है, तो सारे टीचर्स अब पढ़ाने से ज़्यादा अपने मीडिया प्रेजेंस को बनाए रखने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। यस मैम। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा है कौन अच्छा टीचर है और कौन इन्फ्लुएंसर है? मैम 100% अग्रीमेंट। एक्चुअली में टीचिंग के साथ साथ परफॉर्मेटिव आर्ट बन गई है। सो जब आजकल जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे सब अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते ही हैं, एक तो नेसेसरी हो गया है समथिंग लाइक, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना वो इंटरफेस मिला हुआ है टीचर को ढूंढने का, टीचर को एक्सेस करने का, तो इसीलिए टीचर का होना भी ज़रूरी है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। एंड ये प्लेटफॉर्म्स बाय नेचर परफॉर्मेटिव हैं, तो इसीलिए सारे के सारे टीचर्स जो हैं
जो दिखता है वो बिकता है, जो आप बोल रहे हो। जो टीचर बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, इवन अगर वो अच्छा टीचर ना हो, तो बच्चे उसके ऊपर यकीन करने लग जाते हैं। ये तो है, आप जितना अच्छा बोल सकते हो उतना अच्छा टीचर माने जाते हो आज के दिन में। एंड समटाइम्स नॉट रेलिवेंट टू दी एजुकेशन ऑल्सो, मतलब सब्जेक्ट से अनरिलेटेड चीज़ें वो बोल रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, 3 मिनट की रील में अच्छा लग रहा है, वीडियो में अच्छा लग रहा है, तो बच्चे धीरे धीरे उसके साथ जुड़ जाते हैं। बट अगर उसका टेंजिबल, उसकी क्लास का इम्पैक्ट देखा जाए, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। बहुत अब मैंने जैसे देखा है आपको कि आप पहले ज़्यादा पढ़ाने पे विश्वास करते थे, आजकल आप सबको एक्सपोज करने में बहुत विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको डर नहीं लगता। अभी जो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करके आईएएस के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ है, आप उसके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर इतना ओपन रील बनाते हैं, बिल्कुल एक्सपोज करते हुए उसके फोटो के साथ, आपको नहीं लगता इसका रिपरकशन होगा? मैम पहले डर तो लगता है मैम, मुझे सबको ही लगता है आई थिंक, बट मुझे रिपरकशंस का कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब डर नहीं लगता कि तो ये क्या repercussions सही है क्या कि ये नकली सर्टिफिकेट बन जाता है ईडब्ल्यूएस का, फिजिकली जो हैंडीकैप का, ये सब का बन जाता है? मैम इतना आसान कैसे सर? देर आर सो मेनी केसेस राइट नाउ। एक यूपीएससी का जब से वो पूजा खेड़कर मैम एक लड़की थी, उसका जब से केस खुला, तो जो इस पे स्क्रूटिनी थी बच्चों के सर्टिफिकेट्स पे, ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी के, तो वो बहुत ज़्यादा होने लगी। एंड देर आर इननंबरेबल इंस्टेंसेस जिसमें देखा गया है कि बहुत वैलिड डाउट है कि क्या वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं है। Okay. तो मैं आई फील अ ड्यूटी एंड एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स दैट स्टूडेंट। मैं ड्यूटी ऑब्लिगेशन फील करता हूँ उस बच्चे की जो मेरी क्लास में बैठा है, लेकिन किसी ने एक फेक सर्टिफिकेट बना के वो जॉब ले ली। तो वो जितने भी क्लास में जो बच्चे हैं जो एक्चुअली में गरीब हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, उनके पास वॉइस नहीं है। Okay. तो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो फिर मैं उनका टीचर नहीं हो पाऊंगा। तो पूजा खेड़कर की नौकरी तो गई, यस मैम। और अपने साथ साथ बहुतों की नौकरी खा गई फिर तो। वो बहुतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क चला के लेगी। हाँ तो या लेकिन अब जब स्क्रूटिनी हो रहा है सर, तब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैम आई होप ऐसा होता, बट ऐसा अभी हो नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा हो नहीं रहा है। इट्स अ मूवमेंट एंड आई थिंक वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। अच्छा, आपने जो कहा है ब्यूरोक्रेसी के करप्शन पर, कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए जो आप मानते हैं कि बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स हैं। मैम सही एग्जांपल्स में मैम अभी रिसेंटली राजस्थान के एक आईएएस हैं, उन्होंने एक जल स्कीम थी पूरे के पूरे राजस्थान में, मतलब पौंड तालाब बनवाने पड़ते हैं गांव-गांव में जाके, 900 करोड़ रुपए का स्कैम है मैम। एंड ही वाज एब्सकॉन्डिंग, वो भागे हुए थे, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इंडियन पुलिस से भागा हुआ है, फरार है वो। अच्छा। उनके लिए नोटिस है चारों को चारों। आई थिंक अभी 2 हफ्ते पहले ही उनको अरेस्ट किया गया है। Okay. सो दैट इज़ वन क्लियर कट केस। बाकी ओडिशा की एक आईएएस है पूजा सिंघल, उनके पास था। बिहार के एक आईएएस है चंडीगढ़ में 1000 करोड़ रुपए, मतलब आई थिंक 1000 या 100 करोड़, नंबर भी हर जगह डिफिकल्ट हो जाता है। सो देर आर सो मेनी केसेस जो कि हम रोज़ पढ़ते हैं कि आईएएस और आईपीएस जो हैं वो करप्शन में पूरे पूरे केसेस आते हैं। सर, करप्शन तो तब पता चलता है जब ये मार्केट में बात फैल जाती है और लोग उस पर क्वेश्चन उठाने लगते हैं। पूछ एआई का जो मैटर था वो क्या था? मैम पूछ एआई एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक चैट बॉट बनाती थी। वो चैट बॉट बना के आप व्हाट्सएप पे एक्सेस कर सकते थे। तो उनका यूपी गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वो एआई यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, और वो 25,000 करोड़ रुपए का था, विद दी जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ योगी आदित्यनाथ। टर्नओवर 50 लाख है। दैट वाज द क्वेश्चन मैम। जब हमने उस दिन रात को उसको पढ़ा, उसको ट्विटर पे पढ़ रहे थे, तो वी सॉ दैट, हम सर्च करने लगे भाई ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने सुनी नहीं है, लेकिन आदित्यनाथ जी उसके साथ 25,000 करोड़ का कर रहे हैं। तो मैम जब वो देखा तो 50 लाख रुपए का उसका टर्नओवर था। तो फिर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन द इंटरनेट। मैम 3 दिन के बाद जब ये बात पहुंची योगी जी तक, तो योगी जी ने उनसे पूछा भाई लाओ हमारे डॉक्यूमेंट्स लाओ, भाई सच में दिखाओ भाई अपने क्या क्या है। आई थिंक वो कैंसिल कर दिया गया था उसके बाद। लेकिन ये प्रोजेक्ट मिलने से पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाएगा ना सर? मैम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, आई थिंक अगर कहें तो वो वही करप्शन है मैम, बिकॉज आई थिंक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की थी, आईएएस की थी, जो कि मतलब हु वाज सपोज्ड टू डू दिस, बट आई थिंक उन्होंने। आपका प्रॉब्लम डॉग लवर्स के साथ क्या हुआ था? डॉग लवर्स के साथ? पहले तो वो डॉग लवर्स नहीं है, दे आर नॉट द डॉग लवर्स, आई एम अ डॉग लवर। वो डॉग लवर्स वही, वो अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे, सड़कों पर खड़े थे, डंडा खा रहे थे, आप उनको डॉग लवर्स नहीं कहेंगे सर? मैं बताता हूँ मैम, मैं बता दूँ क्या प्रॉब्लम हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि मुझे कुछ न्यूज़ पढ़ने को मिली जिसमें एक बच्चा था, तो उसको एक स्ट्रीट डॉग ने काट दिया और उसका ना
ऐसे यहाँ से उसका मांस पूरा का पूरा काट लिया। तो मैंने उसके ऊपर डिस्कशन की थी, मैंने उसके ऊपर एक बात वीडियो बनाया था कि यार वी नीड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। तो देर आर सम पीपल हु बिलीव कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो कम्युनिटी डॉग्स होते हैं और उनको स्ट्रीट पे रहने का हक है, एंड आई एग्री विद देम। बिल्कुल कंपैशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट मेरा उस बात पर पॉइंट ये था कि देखो बच्चे जो हैं, अगर बच्चे के ऊपर अटैक होते हैं तो उन स्ट्रे डॉग्स को वहां से हटा देना चाहिए। इस बात के ऊपर थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी सी हो गई थी, वेयर दे थॉट तो मैं आई एम अ डॉग लवर इन द सेंस, मेरे घर पे 2 कुत्ते हैं, मैक्स और लोकी। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब डॉग लवर नहीं हूँ, मैं तो हूँ बहुत बड़ा डॉग लवर, आई लव डॉग्स। बट मुझे ये डर है कि भाई स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं दे आर अनप्रिडिक्टेबल एनिमल्स, ठीक है, और वो अनप्रिडिक्टेबल एनिमल छोटे बच्चे को या फिर एजेड है, कोई बूढ़ा है, और बहुत सारे वीडियो हैं इंटरनेट पे जो कि ऐसे वाले हैं। तो मैंने इस बारे में बात करना स्टार्ट किया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड वी नीड टू टेक स्टेप्स। एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैम, कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, फ्रांस, एनीबडी, पूरा वेस्टर्न यूरोप, जहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रे डॉग्स को खुला छोड़ दिया जाता है। वो उनके लिए भी अच्छा नहीं, अगर है तो स्ट्रे डॉग वो गली में ही रह रहे होते हैं। तो यहाँ बट देयर आर सम पीपल हु बिलीव कि उनका गली में रहने का जो एग्जिस्टेंस है वही वर्दी है, वो अच्छा होता है। तो वो आप शायद उनको बोल रहे हो डॉग लवर्स, पर वो डॉग लवर्स नहीं होते, इट्स अ कल्ट। ओके, कल्ट मानते हैं आप। जैसे हमारे मोहल्ले में सर बहुत सारे डॉग्स हैं, लेकिन कुछ साल पहले से 3-4 साल पहले मैं ये पाती थी कि जैसे बारिश के मौसम के समय में, लगभग जब ठंड होता है ना, उस समय उनके बच्चे होते हैं और ठंड में बहुत ठिठुरते थे, और उस समय बारिश हो जाए तो उनकी बहुत ख़राब हालत हो जाती थी। फिर हम लोग को खुद दया आती थी, कोई कुछ घर बना दिया, कुछ बोरी लेके आ गए, ऐसे घर के लोग प्रोटेक्ट करते थे। अचानक एक बार म्यूनसिपैलिटी वाले आए और सारे कुत्तों को उठा कर ले गए, तो हम लोग को थोड़ा टेंशन हुआ कि कहीं मार तो नहीं दिया। लेकिन 2 दिनों के बाद देखा मैंने, सबको एक ब्लू रिबन पहन के वापस आ गए, तो पता चला उनकी नसबंदी कर दी गई। आज 4 साल हो गए, हमारे मोहल्ले में कोई भी नया बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, लेकिन ये पुराने कुत्ते हैं, अभी तो 12 साल इनकी ज़िंदगी होती है। Yes, तो वो अभी है, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। प्लस मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चे पैदा होते थे, जो ठंड से ठिठुर के, गाड़ी के नीचे आके दब के वो सब मरते थे, वो सब बंद हो गया। Yes, तो मैं मानती हूँ कि हम लोग एक्चुअली में कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके पास भी ऐसी लाइफ हो, जो एक कह सकते हैं ना कंपैशन वाली लाइफ उनके पास भी हो, Yes, जो हम प्रोवाइड कर सके। तो इन सब चीज़ों से सरकार ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो निपट सकती है 100%। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, और आप समझते हो अचानक इतने डॉग्स को हटाने का मतलब ये है कि उनके साथ गलत व्यवहार होना, तो इनके भी जो कंसर्न है वो भी तो सही है। मैम वैलिड कंसर्न है, बट इसमें मैंने कोई डाउट नहीं किया, एज इनकी वैलिड कंसर्न है। बट द ओनली मेन पॉइंट जो वो कभी कभी मिस करते हैं द पीपल हु आर डॉग लवर्स इज दैट कि अ चाइल्ड इज ऑल्सो, उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। वो उसको बिल्कुल वो कर देते हैं, इसको सोचना ही नहीं इस बारे में। दे आर नॉट एबल टू टेक दैट इन टू द थिंग। मैम जैसे डॉग लवर्स एक बात इंपॉर्टेंट भूल जाते हैं कि हर एक जो जैसे गली में जो हर एक आदमी रहे ना, कुछ लोगों को डर भी लगता है कुत्तों से। दे एक्सपेक्ट कि सबके सब बेसिकली उन्हीं तरीके से अप्रिशिएट करें जिस तरीके से वो करते हैं। तो आई थिंक बैलेंस बनाना जरूरी है। मैंने देखा है, अगर आप डरते हैं तो कुत्ते हमला करते हैं, हमले और काट देते हैं। बट लेकिन कोई डर जाएगा, बच्चा डर गया तो फिर कैसे बचाए उसको? सो है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आई थिंक द करेक्ट सॉल्यूशन इज जो जैसे आपने बताया कि उनकी नसबंदी जो होती है वो करवा दी जाए सोसाइटी में, ताकि उनको फिर। सही बात है। तो ये कुछ लेवल पे चल रहा था, लेकिन अचानक इतने ढेर सारे कुत्तों का तो नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया है, इससे इन ह्यूमन ट्रीटमेंट तो हो सकते हैं मैम, इन अ वे यस हो सकते हैं। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, जैसे मैं आपको देखती हूँ, आप अथीस्ट हैं, लेकिन आपके इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे भगवान जी की भी फोटोग्राफ्स देखती हूँ, तो ये थोड़ा सा नहीं, आप बिल्कुल कुछ लगता है जैसे कॉन्फ्लिक्ट लगता है। यस मैम। नहीं मैम, पहले तो मैम मैं एथिस्ट हूँ नहीं ऐसा फुल फ्लेजेड। व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल, मेरे पास मैं यूपीएससी जब पढ़ रहा था तो मेरे पास फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल था। तो इंटेलेक्चुअली मैं बहुत सारे से डिस्कशन में वो वाला स्टैंड लेना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम स्पिरिचुअल। तो एंड समहाउ और द अदर मुझे दोनों स्पिरिचुअलिटी, एक जो एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअलिटी होती है और एक जो ये मंदिर जाते हैं भगवान की जो पूजा करते हैं, उससे भी जो स्पिरिचुअलिटी ड्रॉ होती है, मुझे उसके साथ कनेक्शन फील होता है। सो आप मुझे देखेंगे किसी दिन कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली डिबेट करते हुए,
जैसे लेट्स से कि मैं कुछ एथिज्म के जो आइडियाज़ हैं, बट दोज आर एकेडमिक आइडियाज़ जिनको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. बट व्हेन इन जब अगर आप मुझे कभी और जगह देखेंगे तो आप मुझे मंदिर में भी पा सकते हैं किसी दिन, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द वर्ल्ड और समथिंग. मैं इतना एम्प्टी नहीं हूँ कि कंप्लीटली पूरा एथिज्म ही मुझे वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन लगे. आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट कि जो ऑल दिस द एवरीथिंग अराउंड अस, द कॉस्मोस और समथिंग, या मैं कुछ अमेजिंग देखता हूँ. ये अभी मैं आर्टेमिस जो ये मून पे गया था तो उसमें जो फोटोग्राफ्स आ रहे थे, दोज फोटोग्राफ्स वर चर्निंग समथिंग इनसाइड मी. उसमें कनेक्ट महसूस, लाइक समथिंग इज बिगर देन अस, यू नो, समथिंग लार्जर देन अस. तो उसको एक्सप्लेन करना या उसको डिस्क्राइब करना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है. तो कभी कभी उसको डिस्क्राइब करते वक्त मैं स्पिरिचुअलिटी का नाम ले लेता हूँ, कभी कभी उसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए मैं एथिज्म का भी नाम ले लेता हूँ. Okay. So those are all, it's a mishmash basically. I'm exploring all of इस that. कहते हैं कि जितने भी रिलीजियस लोग हैं, जितने भी थीस्ट हैं, वो 99% तो अथीस्ट होते हैं. क्योंकि अगर 100 रिलीजन्स हैं और मैं हिंदू हूँ, हिंदुज़म पे भरोसा करती हूँ, तो 99% रिलीजन को तो मैं डिनाई कर नहीं रही हूँ, मानते, हाँ. है ना. तो आप 100% अथीस्ट हो और जो रिलीजियस लोग हैं वो 99% atheist हो. 99%. ये वाली बात पे मैं एक्चुअली में रिलीजियस लोगों को समझना चाहिए कि जो एथिस्ट होता है आखिर वो तुम्हारे जैसा ही है. यू आर ए 99% एथिस्ट और एथिस्ट जो है वो 100% एथिस्ट होता है. मैं मानती हूँ कि डिस्कशन होना चाहिए सम्मानजनक तरीके से. 100%. लेकिन आजकल लोग जो है, जो ट्रोल आर्मी है, वो बहुत गंदा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और वो लैंग्वेज कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भर देता है. मैंने आपका एक ऑडियो सुना था, उसमें आप बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे और उस दिन मुझे लगा कि ये अमित सर इतनी गंदी गालियाँ कैसे दे सकते हैं. क्या था मामला ये? मैम, आई वुड लाइक टू टेल मैम. मैम देर आर दो एक तो पहले तो एक एआई से बना हुआ है और एक मेरा था कि किसी देयर वाज एन अनोनिमस अकाउंट. तो उस अनोनिमस अकाउंट ने मुझे मैसेज करके मेरी एक डॉटर थी इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी फ्रेंड की बेटी है, तो उसको रेप थ्रेट्स दे दिए थे. सो आई लॉस्ट माई कंट्रोल एंड तो फिर मैंने उसको गाली दे दी थी. एंड देन उसके बाद उसने वही रिकॉर्डिंग थी वो कहीं कहीं पे, मतलब सिर्फ मेरे वाला सेक्शन, खुद वो ये बोल रहा है कि ये 5 साल की बेटी है तेरी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो उसने शेयर नहीं किया, मेरे वाला सेक्शन उसने शेयर कर दिया था. दैट वाज इट. मैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अब अभी तो वो गाली वाली थी. इन केस वो अनोनिमस अकाउंट था, अगर वो मुझे मिल गया तो हो सकता है मेरा उसको पीटने का भी वीडियो मिल जाएगा. मैम पीपल सुष्मिता सेन ने यही एक बात कही थी कि nobody will remember the question, they will remember your answer. इसलिए आपको आंसर देना पड़ेगा सोच के. तो खैर उनके पास कोई गाइड करने वाले थे, हम लोग के पास गाइड करने वाले ऐसे हैं नहीं. और हम लोग क्योंकि टीचर्स हो तो हम लोग मानते हैं ना हमेशा जो आप अंदर से वो बाहर से रहो. हम लोग वो मुखौटा नहीं ओढ़ सकते. जैसे मुझे एक बार किसी ने भेजा था, मेरा एक ऑडियो वायरल हुआ था क्योंकि उसमें मैंने गाली गलौज किया था. तो उसने भेजा था कि मैम नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. मैंने उनको वही जवाब दिया. आपका ऑडियो हुआ एंड समबडी टोल्ड यू कि आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. मैंने उनको वही जवाब दिया था कि मेरे जगह पे अगर तुम होते ना तो तुम शायद मर्डर कर देते. मैं तो सिर्फ गाली देके संतोष कर लिया मैंने. तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि लेकिन ये सब हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं सर. कभी कभी ये निकल जाता है जब बहुत अंदर से हम आहत होते हैं. और जैसे आपने कहा कि आपके फ्रेंड की बेटी को रेप थ्रेट मिला तो आप गुस्सा हो गए. लेकिन आपको नहीं लगता सर ये जो प्रेजेंट जनरेशन है इसको बहुत जनरलाइज कर दिए हैं? जैसे आप समय रैना को देखिए. यस मैम. ठीक है, वो उसकी बातें लोग सुन रहे हैं और वो पूरे सेंटेंस के बीच में गाली जिस तरह से यूज़ करता है तो कभी कभी अचानक डर लगता है यार बगल में बेटा बैठा हुआ है और ये लाइन सुन लिया मैंने. यस मैम. तो ये प्रेजेंट जनरेशन का क्या चल रहा है सर? मैम एक तो जैसे मैं बता रहा था, आपने जैसे आपको आया ना कि वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, तो जब मेरा वो कुछ गाली वाला कोई वीडियो चल रहा था इंटरनेट पे तो बहुत सारे से मेरे स्टूडेंट जो मुझे प्यार करते हैं तो वो सब मुझे मैसेज करते, मुझे एक इंस्टाग्राम पे छोड़ के जा रहे थे और मुझे कहते भी सर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं किसी को गया गाली देने, किसके डीएम में गया था, उससे 15 सेकंड पहले क्या बात हुई थी, उसके 15 सेकंड बाद क्या बात हुई थी. तो ये सोशल मीडिया का है कि जो बिना कॉन्टेक्स्ट की जो चीज़ें होती है उसी के बेसिस पे जजमेंट डिक्लेयर कर दी जाती है कि दिस इज एक्सपोज्ड वन. तो इसका तो कोई इलाज नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू समय रैना और समथिंग, पर्सनली
आई एम वन जो कि मैं मोरल प्रीचिंग में यकीन नहीं रखता मैम। आई एक्चुअली बिलीव कि हर जनरेशन के सामने ना मॉरल टर्पिट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पिताजी की जो जनरेशन थी तो उस समय टीवी पे हेलेन के गाने आए थे, तो मेरे दादाजी को तो ऐसा लगा होगा कि भाई गई ये वाली पर जनरेशन। जब हम थे तो हमारे समय टीवी पे वो कांटा लगा टाइप के गाने आए थे, तो हमारे पेरेंट्स तो सोचते थे भाई ये खत्म है, इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे वाले। एंड आई बिलीव प्रेजेंटली ऑल्सो जैसे समय राना हो गया या गाली की नॉर्मलाइजेशन हो गई और समथिंग लाइक दैट, इन ए मैनर नॉट अ सपोर्टर ऑफ इट, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि एज ए जनरेशन पीपल विल हैंडल इट दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि बच्चों को स्पेस पता चल जाता है कि समय राना का शो देख रहे हैं तो ठीक है इसमें गाली वाली है, बट जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, सो दे नो दैट कि दिस इज नॉट ए लैंग्वेज जिसको यूज करते हैं। अब गालियों के साथ क्या है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ दे देते हैं, राइट? गाली का कॉन्टेक्स्ट है, मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगा तो वो प्यार की लैंग्वेज है, मेरे को कोई गाड़ी चलाते हुए रोड पे दे देगा तो अब लड़ाई की बात आ जाती है। तो होना नहीं चाहिए, बट आई बिलीव कि नेक्स्ट वाली जनरेशन को टीच या प्रीच नहीं किया जा सकता है। दे विल चूज देयर थिंग्स, सम ऑफ देम वुड बी रॉन्ग, देन दे विल फॉल, बट देन दे विल पिक देमसेल्फ अप। लेट देम चूज। एंड मॉरल प्रीचिंग हर जनरेशन ना पुराने वाली करती है हमारे लिए। एंड आई बिलीव आई फील ऑफेंडेड व्हेन आई फील अनकंफर्टेबल जब मैं उसके किसी का ऐसे कोई शो देखता हूँ। एंड मैम आप तो समय राना की बात करें मैम, आप एक दो और शो हैं इंटरनेशनल, जैसे यूफोरिया, इसमें से किसी ने नहीं देखा होगा, यूफोरिया। इफ यू विल सी देम ऑन टीवी यू वुड बी स्कैंडलाइज्ड, बट देन द यंगर पीपल आर वॉचिंग देम। एंड कैरी मिनाटी वाला बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, ही इज सो फेमस। मैम ये तो ना आप कैरी मिनाटी समय राना, ये तो सिर्फ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं तो जो बता रहा हूँ आपको वो तो ऐसा स्कैंडलाइज्ड शो है और बच्चे देखते हैं। इट इज वेरी पॉपुलर अमंग द 18 to 22। ओके, मतलब मैसिवली पॉपुलर, लाइक ड्रग्स, सेक्स एंड दैट मैनर, एंड दे आर एक्सप्लिसिट ऑल्सो बिकॉज इट्स अ वेस्टर्न शो। बट मुझे लगता है कि हम लोग जो डरते हैं, आई थिंक जो द ओल्डर जनरेशन, द मिलेनियल्स इफ वी कैन से, जेन जी से या जेन अल्फा से, मुझे लगता है वो हैंडल कर लेंगे। आई थिंक सो, आई एम प्रीटी मच, आई हैव काइंड ऑफ फेथ इन देम। आप एक बात बताइए, आप मिलेनियल का नाम लिया आपने, अभी आप 35 के अबव तो होंगे ही? यस मैम, 37। आपकी लव लाइफ कैसी रही है? लव लाइफ मैम, आई वुड से कितनी बार प्यार हुआ है आपको? कितनी बार प्यार? एक ही बार हुआ है, पक्का ना? हाँ मैम, 100%। और शादी? मैम शादी नहीं हुई, उसकी हो गई है। उसकी हो गई, आपकी? हाँ, मेरी नहीं हुई मैम अभी। 35 क्रॉस कर गए हैं, अभी तक शादी नहीं, क्यों? मैम आई एम नहीं, मैं आपको कई बार ऐसे होते, लोग कहते हैं मैम आप प्राइवेट स्पेस में घुस रहे हो, तो बहुत लोगों को ये जानने का मन है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ, मेरा प्राइवेट स्पेस नहीं है, आई एम ओपन बुक, आई एम एक्चुअली ट्रू ओपन बुक जो होता है ना, कि ओपन बुक होता है। मैम व्हाई आई एम हियर, कि व्हाई दिस सिचुएशन एग्जिस्ट, आई बिलीव आई एम ए विक्टिम ऑफ द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑफ यूपीएससी। ये क्या होता है भाई? यूपीएससी का एक पीटीएसडी होता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि बच्चा 22-23 साल का हो जाता है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाता है विद दिस ऑप्टिमिज्म, एक साल के अंदर अंदर जल्दी से मैं पेपर क्लियर कर लूंगा एंड आई विल बिकम एन आईएएस एंड एवरीथिंग वुड बी सेट, और उसके बाद मैं बढ़िया सी अच्छी शादी कर लूंगा। बट जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चे फिर वो दूसरा अटेम्प्ट लगता है, तीसरा लगता है, चौथा लगता है, एंड देन द फोर्थ से एक्चुअली में थर्ड से सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। योर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी हर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। यू स्टार्ट डाउटिंग कि भाई पॉसिबल भी है या नहीं हमारे अंदर कुछ, एंड देन पर्सनैलिटी डिग्रेडेशन स्टार्ट्स। ओके, तो बाय द टाइम तुम 22-23 के स्टार्ट किए थे, अब तुम 30 के हो चुके हो, एग्जाम हुआ नहीं है एंड यू आर अनएम्प्लॉयड। अब तुमको इस बात का डर लगता है कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक तुम क्या करोगे। फिर वो जो नौकरी बिल्कुल बेस से स्टार्ट करनी, बिल्कुल, क्योंकि अब जॉब मार्केट में इंजीनियरिंग खत्म हुई थी हमारी 23 साल की, अब मैं 30 साल का जॉब लेने जा रहा हूँ, लेकिन कंपनी तो उसी 23 साल के बच्चे को दोबारा से ले लेती है, हर साल ही तो इंजीनियर निकल रहे हैं, तो तुम्हारी जॉब मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो ऐसे कर करके मैम टाइम निकलता गया, वो पूरा यूपीएससी का 6-7-8 साल का प्रोसेस जो निकल जाता है, और उसमें मैम लास्ट के ईयर्स में ना आप वो हो जाते हो आइसोलेटेड। यू डोंट वांट, शादी में नहीं जाना घर वालों के, फंक्शंस में, क्योंकि आप सबके सब सवाल पूछने लग जाते हो, तो तुम भी और ज़्यादा अपने शेल में घुस जाते हो, एंड इट काइंड ऑफ गॉट डिप्रेसिव। एंड फिर उस डिप्रेसिव स्टेट से बाहर निकलने के लिए यू स्टार्ट स्मॉल, उसका भी प्रोसेस लगता है टू गेट बैक टू द थिंग्स। आपने जो कहा है सर, मुझे लगता है 99% एस्पिरेंट्स तो इन्हीं चीज़ों से गुजरते हैं।
99, यस मैम, 90 क्योंकि अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो आप जॉब मार्केट छोड़िए, शादी के मार्केट में भी आपका कोई वैल्यू नहीं है। सेम थिंग। और उसके बाद जब 30 इयर्स के होने लगते हैं तो बेटा किसी चीज़ में निकला, कोई एग्जाम निकला, शादी कब कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत हैरास करते हैं लोगों को। खुद भी मैम, क्योंकि मैं लाइक व्हेन आई वाज 31, तो अब पूछा घर वाले, बोले शादी कर लो, कर तो लो, बट जॉब ही नहीं है। मतलब 15,000 रुपए की भी जॉब नहीं है, तो शादी किससे करेंगे? एंड दैट थिंग केप्ट ऑन बिल्डिंग अप, एंड बाय द टाइम वो फिर वो इस दैट इज हाउ इट हैपेंड मैम। तो So इसी by the time you started earning, you were 35 plus. Yes, ma'am. तो अब इरादा नहीं है शादी करने नहीं का? नहीं मैम, इरादा है। इरादा है। We'll keep our finger crossed and hopefully for the positive culmination of this situation. तो फिर अब आप शादी करेंगे तो क्या लव मैरिज की अरेंज मैरिज क्या करेंगे? I think it will be love. लव मैरिज। Yeah. दिन भर तो कंट्रोवर्सी करते हैं बैठ के, आप लव कब करेंगे? मैम उसके बीच बीच में मैं कर लेता हूँ कंट्रोवर्सीज के बीच में। एलवे में कंट्रोवर्सी भी नहीं करता। आई थिंक आई डू जीरो कंट्रोवर्सीज पर्सनली, बट मुझे सुबह जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, मुझे कुछ गलत लगता है, आई फील द नीड टू टॉक अबाउट इट। जीरो कंट्रोवर्सी कह रहे हैं आप? जो बच्चों के सबसे प्रिय टीचर है सोशल मीडिया में वो है अलक पांडे। यस सर। आप उनके खिलाफ वीडियो बनाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं, अलक पांडे मेरे भी प्रिय टीचर है। हाँ, तो मैं उनके खिलाफ कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तो अलक पांडे सर का कोई वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा कि 220 बच्चे सेलेक्ट हो गए हमारे इंस्टीट्यूट से। तो मैंने उसमें बोला, मैंने कहा सर नहीं हुए होंगे, 10-15 ही हुए होंगे। तो अलक पांडे आई लव हिम, ही इज अमेजिंग। उन्होंने तो फिर रिप्लाई भी किया था आपको? हाँ, उन्होंने रिप्लाई किया था मैम। वो मुझे पर्सनली लगा कि उनकी टीम ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने उनके रिप्लाई पे वापस कर दिया था, फिर उन्होंने नहीं किया। तो रिप्लाई पे फिर आपने फिर वीडियो बनाया? हाँ, फिर बनाया। उन्होंने रिप्लाई किया था कि देखो ये हमारे फ्री बैच के हैं लेकिन पढ़े तो हैं। पढ़े। फिर आपने क्या रिप्लाई किया? मैंने ये बताया था कि एक तो उनकी टीम ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, दूसरा ये दिस इज व्हाट द एथिकल इशू इज। भाई जो फ्री बैच का है तो वो तो एक प्रकार से बस रजिस्ट्रेशन ले लिया, ही इज डेफिनेटली नॉट अ स्टूडेंट। इट्स लाइक कि भाई मैं एक फॉर्म निकाल दूं अपने इंस्टाग्राम पे, जिस भी बच्चे ने फॉर्म भर दिया, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो मैं बोल दूंगा कि इसने मेरा फॉर्म भरा था। तो इस प्रकार से था। हमारे यूपीएससी इंडस्ट्री में मैम ये ना होता है, सबको ना क्लेम करना होता है कि मेरे से हुआ, मेरे से, हर इंस्टीट्यूट करता है। वी आर डिस्कसिंग इट अमंग, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और जो और टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और उनको लगता है कि ये सब गलत है, वी शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट टू द स्टूडेंट्स। ओके। तो वो उसी पॉइंट का एक वो था मैम। ओके। विजेंद्र सर से क्या दुश्मनी? आप दोनों यूपीएससी के हैं। मैम विजेंद्र सर से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, तो फिर I उनके love खिलाफ him भी आप also. पहुंच गए थे। नहीं खिलाफ में नहीं पहुंचा था। उनका एक ही वाज डिस्कसिंग, एक बात डिस्कस कर रहे थे वो, तो मैं उनके पॉइंट से डिसएग्री कर रहा था। तो वो सर ने कहीं और पे भी बोला, आई थिंक एक बार अभी रिसेंटली हम जनवरी में एक ये नीट पीजी का रिजल्ट आया था, तो एक ना सोशल मीडिया पे ऐसे हाइप कॉन्ट्रोवर्सी हो गई कि -40 वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है। अब एग्जैक्टली -40 वाले का सिलेक्शन नहीं होता, बट वो कट ऑफ जो है, काउंसलिंग की कट ऑफ -40 आ रखी है, तो उससे आजकल वो मेटाफर बन गया है कि -40 वाले का एडमिशन हो रहा है, -40 का। तो विजेंद्र सर उस पर बोल रहे थे कि भाई -40 वाले का एडमिशन होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2 साल ट्रेनिंग भी तो करेगा। तो डॉक्टर तो तब बनेगा जब वो 2 साल ट्रेनिंग करेगा। तो मैं इस बात से डिसएग्री करता था। मैंने विजेंद्र सर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है वो सर। हाँ, तो बातें तो किसी आदमी के खिलाफ अगेंस्ट आप नहीं है। हाँ, लेकिन वो उन्होंने कुछ बोल दिया, उसमें आप एकदम मैं उससे डिसएग्री करते हैं। हाँ मैं आप बताइए, फिर सारे स्टूडेंट्स बनाइए। मेरा ये कहना था कि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिसमें -40 नहीं, क्या 0, 4, 10 नंबर वाले बच्चे को पीजी में एडमिशन मिलना चाहिए। अच्छा, तो इसमें तो आपके नीचे कमेंट्स में तो सारे जितने रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे उन्होंने पूरा हेट कमेंट से भर दिया होगा। यस मैम, आई डिड गेट दैट। हाँ, तो वो आपको डिमोटिवेट करता है कि ये और आग भड़काता है आपकी? नहीं डिमोटिवेट नहीं करता मैं। मुझे वो ये दिखता है कि वो शायद इस समय नहीं समझ रहे। मतलब जो लोग जब वो समझ जाते हैं वो वापस आते हैं। इट इज़ नॉट इवन अबाउट इट इज़ नॉट अबाउट द कैटेगरी। मैं एक बताता हूँ आपको, रोहतक PGIMS में एक 4 नंबर है एक बच्चे के, उसको ऑर्थोपेडिक मिला हुआ है। अच्छा। एंड द थिंग इज दैट कि ही इज ए PWD, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। भाई नहीं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को भी 3 या 4 नंबर के ऊपर पीजी नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ये स्टेट है, देयर हैज टू बी समथिंग मिनिमम ना। और खासकर से डॉक्टरी वाली चीज में ऐसा तो नहीं है ना कि रोड से उठा के जबरदस्ती एडमिशन में भर देंगे। तो वो था ऐसा बस माइनर ये वाली बात थी इस पे। और इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू कैटेगरी। कुछ मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया तो होनी चाहिए कि इतना तो क्रॉस करना पड़ेगा तभी आपका एडमिशन होगा। ऑलमोस्ट इन एवरीवेयर। ओके। मतलब बट दिस हैज बिकम अ ट्रेंड। BHU में PhD में एडमिशन है तो वो 2 नंबर पे हो जाता है, 3 नंबर पे हो जाता है।
एंड ऐसे कुछ बड़े सारे से आजकल चलता है कि जॉब में है, यहाँ पे उनकी क्या नाम है 2 नंबर 3 नंबर कट ऑफ पे पीजी में हो गया एडमिशन पे, वो गलत है। आपके फादर तो आर्मी में थे, यस मैम। आप सिविल सर्विसेज में जाने का इरादा कैसे रख दिया? जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट मैम, आई वाज गुड इन एकेडमिक्स। ओके, तो आप कहाँ तक पहुँच पाए? मैम मैं इंटरव्यू मतलब आई गेव 6, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैंने 6 अटेम्प्ट दिए थे मैम, 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर किए थे मैम, 6 बार मेंस लिखा था। मतलब आपने 6 बार प्रीलिम्स 6 बार मेंस दिखा, आप इंटरव्यू तक 6 बार पहुंचे? 2 बार। ओके, अच्छा मेंस आपने क्लियर किया 2 बार? हाँ जी। ओके, इंटरव्यू आप 2 बार पहुंचे, फिर कहाँ रह गया सर? मैम हर साल अलग अलग, एवरी ईयर समथिंग डिफरेंट। नहीं, मेंस का मैं नहीं पूछ रही हूँ कि मेंस क्लियर क्यों नहीं हुआ, इंटरव्यू आप 2 बार फेस किया आपने, दोनों बार में कहाँ रह गया आप? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, एक बार इंटरव्यू में 135 नंबर आए थे, एक बार इंटरव्यू में 178 के करीब नंबर थे, 177 थे। तो एक बार तो अच्छा गया था इंटरव्यू, बट उस साल एसए में बहुत कम थे। अच्छा, कहीं ना कहीं कहीं बदलाव। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए यू नीड 10 गुड डेज इन एन ईयर, मतलब कि 10 बार भगवान की कृपा चाहिए होती है। तो इंटरव्यू वाले दिन चाहिए, आप जिस दिन एस्से लिख रहे हो वो भी उस दिन भी, मतलब आपको चाहिए कि आप पूरी तैयारी करके आए हो, बट भगवान की कृपा चाहिए 5 एक्स्ट्रा नंबर के लिए। 120 तो मैं ले आऊँगा मेहनत से, बट आई विश कि मेरा पेपर कोई ऐसा चेक कर दे कि मुझे 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। अच्छा, और या फिर कभी ऑप्शनल में, तो मैम वो होता है। एंड फिर हम 2-3 रीज़न थे, 1-2 जैसे 6 अटेम्प्ट होते हैं मैम, पर्सनली होता है, तो एक आधा अटेम्प्ट खुद ही ख़राब कर लिया था। कैसे? प्यार मोहब्बत, अच्छा, इश्क में, एंड एक आधा स्ट्रेस और डिप्रेसिव में कर दिया था। स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों हुआ आपको? स्ट्रेस डिप्रेशन में आई थिंक जस्ट जनरल बेसिक रीजन, 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, अच्छा, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग दैट टेंशन, प्रेशर एंड द टेंशन कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, फाइनेंसेस वर ड्राई, पैसे सारे खत्म हो जाते हैं, सबके सब फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में करने गया था। वो जितने पैसे होते हैं फर्स्ट ही अटेम्प्ट के लिए होते हैं, वो हम 6 साल का प्लान करें, 6 साल तो कॉलेज भी नहीं होता मैम, तो वो पैसे पहले अटेम्प्ट में सब खत्म हो गए थे। आज आपका अराउंड 1 मिलियन फॉलोअर्स तो आपके इंस्टाग्राम में है, कमाई कितनी हो रही है आपकी? लड़की वाले सुन लो। हाँ मैं 1 मिलियन इंस्टा पे है, 500,000 वाईटी पे है, आई थिंक 1 लाख फेसबुक पे है, 50 ट्विटर पे है, सो इट्स सोशल मीडिया प्रेजेंस इज गुड। क्योंकि ऐसे बताऊँ नहीं, अभी मैं ज़्यादा आपकी कमाई डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आप जब तब तो ब्यूरोक्रेसी से प्रॉब्लम कुछ ना पंगा लेते रहते हैं। There will be too many IT discussions। मैम इनको मेरे अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी को मेरे अगेंस्ट कुछ मिलता नहीं है, अगर मैंने अभी आपको बता दिया ना मैम, तो they'll have something। अरे खूब मिलता है। अभी AI समिट के खिलाफ तो आपने क्या क्या बवाल कर दिया। मैम मैंने नहीं किया था, वो तो गलगोटिया वाले ने किया था, मैंने तो बताया था कि ये भाई चाइना का कुत्ता है। मैं तो गया भी नहीं था, इट वॉज ऑल गलगोटिया, नेहा मैम का था वो सब कुछ। तो नेहा मैम की तो नौकरी गई शायद वहाँ। नहीं, शी इज देयर। शी इज देयर। हाँ, नेहा मैम वो अपना ओपन तो कर दिया था उन्होंने लिंक्डइन में। वो तो एक बार वाइब के लिए हुआ था, अभी रिसेंटली मोदी जी की जो रैली में गलगोटिया वाले गए थे, तो फिर दोबारा से नेहा मैम का एक और PDF आया था। ये जो गलगोटिया ने इतना इंटरनेशनल बेइज्जती करवाया है, आपको नहीं लगता इनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए था? एंड आई थिंक इंटरनल उनके अगेंस्ट कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है, खिंचाई तो हुई है उनकी। गलगोटिया को फेमस करने वाले तो ये मीडिया हाउसेस ही हैं। हालांकि मीडिया ने इस बार गलगोटिया का जो ये प्रॉब्लम था वो थोड़ा एक्सपोज कर दिया, खासकर सोशल मीडिया ने, वरना दिन भर मीडिया में ये सब रिलीजन और अभी तो खैर झालमुड़ी, तो झालमुड़ी वाले इसमें हमारी मीडिया कहाँ जा रही है? अगर आप मुझसे ये पूछ लो कि इफ आई कैन चेंज वन थिंग अबाउट इंडिया, what will it be? It'll be media. I think quality of that news debates and that channel and the news which you see is massively the lowest common denominator पे काम कर रहा है। And I have not seen पिछले 4-5 I don't know कितने सालों से there was मतलब कुछ substance का, substantial something which will impact positively to the life of citizens of the country, ऐसा मैंने नहीं देखा। मीडिया इज अ मैसिव ब्लैक होल इन द कंट्री। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैम आप सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़ चैनल सजेस्ट करते हैं। मैं कहती हूँ देखो, मैं इंग्लिश को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, तो मुझे ये बताओ हिंदी न्यूज़ चैनल्स दिखा क्या रहे हैं? 12 बजे आप खोलो दोपहर में सास बहू और बेटियाँ, ठीक है, दोपहर में आप खोलो तो किसी न किसी सीरियल का वो बताते रहते हैं कि सीरियल में ये चल रहा था।
अच्छा, अब शाम को खोलो तो बस यही रिलीजन वगैरह डिस्कस करते रहते हैं, एक मौलाना को बिठा देते हैं, एक पंडित को बिठा देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, रात को सनसनी। अरे बाबा, अच्छा, सुबह सुबह खोल लो आप तो उसमें कोई पंडित जी आके आपको बताते रहते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। तो इन लोगों ने इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं है, इन्होंने स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है हिंदी न्यूज़ चैनल्स का कि आप उसमें देखेंगे क्या, और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या कंटेंट्स मिल रहा है नहीं वहाँ पे। मिलेगा। हर न्यूज़ चैनल पे दिन में 2 घंटे तो मैम ट्विटर इंस्टाग्राम के किसी वीडियो को डिस्कस कर रहे होते हैं। 100% देख लेना, एक वायरल वीडियो जो हर रोज जाता है उसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ मीडिया स्लॉप है, स्लॉप जिसको कहते हैं एआई स्लॉप, या ये खुद का ये मीडिया स्लॉप है, वो रैंडम बातें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसी वाली चीज। अब 2026 चलेगी, अब 2032 का शो देख चुका हूँ मैं। सो इट्स पैथेटिक। स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ मीडिया पे कुछ भी नहीं है एक्चुअली में मैम। न्यूज़ मीडिया वो जो 55 साल से ऊपर के जो रिटायर्ड अंकल हैं, आंटी हैं, उनके लिए बना दिया गया है कि जस्ट कीप ऑन थ्रोइंग सम रैंडम स्टिमुलस टू देम एंड मतलब इट्स बैड, देश के लिए बैड है। देश के लिए बैड इन द सेंस है कि न्यूज़ मीडिया को, बच्चों को या यूथ को जो है, उनको कुछ चैलेंज करना चाहिए। जब हम न्यूज़ देखें तो एक बच्चे के अंदर चैलेंज आना चाहिए, अच्छा ये वाली चीज़ सही है, इसको और बढ़ाना है, ये वाली चीज़ गलत है, इसको मुझे अब सही ये करना है। न्यूज़ मीडिया की हालत देख लीजिए, बहुत टॉप मोस्ट न्यूज़ चैनल ने मुझे किस दिन बुलाया, नेवी डे वाले दिन बुलाया। मैंने कहा मैं नेवी डे में क्या करूंगी, तो नहीं मैम आप इंस्टीट्यूट चलाते हो ना, आप तो नेवी आर्मी का प्रिपरेशन कराते हो। मैंने कहा प्रिपरेशन कराती हूँ, मैंने कौन सा इंडिया को कोई ऐसा वॉर जिताया है और नेवी को मैंने लीड किया है। तो नहीं मैम आपको बच्चे देखते हैं। मैंने कहा देखते तो हैं, लेकिन मैं आके बोलूंगी क्या, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। आपको ऐसे नेवी ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये खाली मीडिया सेंसेशन को बुला के और ये सिर्फ व्यूज़ बटोरना चाहते हैं, इनके कंटेंट्स में अब जान नहीं रहा। मेरे पास 2 बार आया था मैम, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन से वाला था, तो उन्होंने मेरे को दे कॉल्ड मी कि यार ये ईरान, उस पर मेरी कुछ वीडियोस बनी थी, क्या वुड यू लाइक टू डिस्कस ईरान, लाइक कि मैं कहा भाई नहीं, द वीडियोस व्हिच आई हैव मेड दे आर जस्ट, क्योंकि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करता था, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट व्हिच यू नीड। मैं गया ही नहीं मैम। तो वही, जब हम एक्सपर्ट नहीं है तो हम क्या डिस्कस करेंगे जाके। बट दे वांटेड कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा वायरलिटी है, इन्फ्लुएंसर है, तो आएंगे तो टीवी पे बात होगी। मैंने कहा मैं आता ही नहीं भाई। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आपने मुद्दा उठाया था, वो क्या है और आप इसके खिलाफ क्यों थे, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया लोगों ने आके आपके कमेंट्स में। सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा मैंने नहीं उठाया वैसे एक्चुअली में, वो नगीना के जो एमपी हैं चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने शायद रिसेंटली एक उनकी क्लिप आई थी पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि SC ST के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टी सिस्टम में SC ST के इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनको पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ती है। तो उन्होंने एक सजेस्ट किया कि इसके लिए सब तरीका सही होगा कि पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाए। तो पर्सनली तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा, बट मैं फिर जब ये मैंने बात सुनी थी, तो एज ए टीचर ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल्सो एज ए स्टूडेंट जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, तो मैं ये बात बच्चों को बताना चाहता था कि जो पार्टीशन था भारत का जो विभाजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान में 1947 में, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से हुआ था। क्योंकि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये आइडिया ब्रिटिशर्स ने 1909 में इंट्रोड्यूस किया था देश में, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के द्वारा। तो वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुस्लिम्स को। फिर इन्होंने 10 साल के बाद मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इसको बढ़ा दिया गया था, सिखों को भी दिए गए थे। पर वो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की वजह से, मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी, उनकी वो डिमांड उन्होंने मान ली थी, उसकी वजह से वो आइडिया डेवलप हुआ टू नेशन थ्योरी का। तो मैंने सिर्फ ये कहने की कोशिश की थी कि ये आइडिया सुसाइडल है सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि दिस इज द सुसाइडल आइडिया। क्योंकि एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, सो मतलब वोटर भी सेपरेट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव भी सेपरेट हो गया, तो फिर पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनेगा? क्योंकि अब तो इसका अलग हो चुका। तो वो उसका कल्मिनेशन ही सेपरेशन है। द वर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट एक्चुअली सेपरेट नेशन, हाँ सेपरेट कंट्री लेके जाएगा वो, सेपरेट सोसाइटी, तो वो कल्मिनेशन ही है। तो मैं बच्चों को बस ये बताना चाहता था कि ये चीज फैसिनेटेड नहीं है, गलत आइडिया है। वी हैव अवॉइडेड इट इन अ मैनर। उस पर ऐसा हेट आई थी सर, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर आप गलत बोल रहे हो, या हमारे इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। पर ये ना वो है स्लिपरी स्लोप, खत्म नहीं होगा। आप SC को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, फिर आपको ST को भी देना पड़ेगा। अगर ST को दे दी तो फिर माइनॉरिटीज़ को, फिर मुस्लिम को भी दो, मुस्लिम को तो फिर सिख, फिर जैन, फिर बुद्ध, फिर भाई महिलाओं को भी देने पड़े। इट नेवर एंड्स। ऐसे अगर करते रहें कि जो कहते हैं ना अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेलते रहें, तो आपको क्या लगता है हमारा देश डेवलप्ड कंट्री कभी बन भी पाएगा? हाँ, देश डेवलप बन जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि सिंपल बात है, हमारा इकॉनमी है $4 ट्रिलियन की, वो कुछ भी कोई भी हो, वो
6 से 8% ग्रोथ करेगी एंड दैट इज ए मतलब वो नॉर्मल मैथमेटिकल वो है। तो जब भी हम बात करते हैं ना डेवलप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मेहनत करेंगे तो 8% से 10% कर देंगे और गलत चले गए तो वो 8 से 4 हो जाएगा। यही है। तो डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो तो हम वैसे ही लीनियरली चल ही रहे हैं। बट हाँ, बीच में जो हम ऐसी कुछ चीज़ें जो अपीजमेंट हो गया या कुछ और, ये जो फ्री बी कल्चर जो है, मैं इसके भी काफ़ी अगेंस्ट हूँ। मुझे लग रहा है शायद हमें ड्रैग डाउन कर रही है धीरे धीरे। ये जो चीज़ें हैं ये हमें पॉलिटिक्स में चेंज करना पड़ेगा। मैं दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं बोलता भी हूँ। तो जैसे फ्री बीज जब बट रहे थे तो केजरीवाल के समय में बहुत लोग इसके खिलाफ थे, सारी पार्टियां खिलाफ थी, लेकिन अब तो हर जगह बट रहा है। अब जैसे बिहार में देख लीजिए 10-10 हज़ार जो मिले हैं महिलाओं को, तो बिल्कुल एक तरफा वोट पड़ा है मोदी जी को। तो अब तो सारी पार्टियां कर रही हैं। हाँ, मैं बिहार में था, उसके बाद अभी असम में भी ऐसी तरीके से किया गया था, और आज बंगाल के इलेक्शन है, बंगाल में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। सबके सब चैलेंज कर रहे हैं। टीएमसी कह रही है हम 1500 रुपये देंगे, बीजेपी बोलती है कि हम 3000 रुपये दे देंगे, एंड एवरीबडी वांट्स टू वन अप ईच अदर। इट्स अ बैड थिंग। तो मुझे क्या लगता है सर कि हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये टैक्स कहीं फ्रीबीज के रूप में बस ऐसे लोगों को मिल रहा है जो कल होकर काम करना भी नहीं चाहेंगे कि भाई 5 किलो अनाज तो मिल ही रहा है और साथ में 5000 भी मिल रहा है, बाहर जाकर काम करने की जरूरत तो है नहीं। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, ये इलेक्शन को खरीदना है, ये वोटर्स को रिश्वत देना है। इसमें कोई मुझे बिल्कुल हल्का सा भी वो नहीं है हंच या क्या, ये रिश्वत है। ये एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हर पार्टी अब ऑफर कर रही है। आपको क्या लगता है देश के आगे सबसे बड़ी समस्या क्या है? एजुकेशन इज द वन, मैम, आई बिलीव सो। आई थिंक समवेयर और द अदर परसेप्टिवली पॉलिटिकल क्लास का एजुकेशन के ऊपर से फोकस हटा हुआ है। अच्छा। आई थिंक एवरीथिंग एल्स कैन बी मैनेज्ड, एंड इवन द थिंग्स जिनसे मैं अग्री नहीं करता वो भी मुझे लगता है मैनेज हो जाएंगी अगर हम ड्रेस्टिकली एंड विद अ मिशन मोड, विद अ पैशन हम एजुकेशन पे अगर फोकस कर रहे हो। एजुकेशन पर आप फोकस कैसे करेंगे? अभी यूपी में करीबन 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं ना? यस मैम, दैट इज वन वे टू डू। वही मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्लास का एजुकेशन पे फोकस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि भाई स्कूल बंद करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बच्चे ही नहीं है स्कूल में। बच्चे कहाँ गए? नहीं, बच्चे कहीं पे नहीं है, बच्चे हैं सारे के सारे। ये गवर्नमेंट की डिसऑनेस्टी है इफ दे हैव सेड दिस। पर सिर्फ स्कूल नहीं मैम, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात नहीं है, हायर एजुकेशन में भी, सेकेंडरी एजुकेशन में भी। एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा बट सबको पता ही है, ऑल ऑफ दोज बिगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दैट इज़ वन ऑफ द फेलियर्स। ये एक सिम्टम है। कोचिंग सेंटर इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन फेल हो रहा है कंट्री में। गवर्नमेंट इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी, और मैसिवली, थोड़ा बहुत नहीं फेल हो रहा, अच्छे तरीके से फेल हो रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई द टीचर्स हैव टू डू इट प्राइवेटली। जितने भी टीचर्स हैं जो भी अच्छा करते हैं, बहुत लोगों को पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने पढ़ाते हैं, वो क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे एजुकेशन में फेल हो रही है, एंड वही मेजर प्रॉब्लम है, वही हमें ड्रैग डाउन करेगा। अगर उठा सकता था तो वही उठा सकता था। एंड मुझे ये भी लगता है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास, our political class is in a civilizational mission, but वो civilizational mission जो है, they want to derive the energy of that from past, which I don't have any faith in, क्योंकि मुझे लगता है कि जो civilizational energy है वो future से derive करनी चाहिए। They should be focusing कि बच्चा 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हम इसको क्या दे सकते हैं कि it will create something great। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास पीछे अच्छा बना हुआ था, क्या हम उसको recreate कर सकते हैं। तो जैसे एक ना एनोलॉजिकली आप सुनते होंगे कभी कभी कि भाई पुरानी बातों को मत सोचो, कल की बात नहीं है, हो गया 2 साल पहले अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है तो पीछे फेल हुआ था तो फिर से मेहनत कर, आज के बारे में सोच, लिव इन नाउ। तो मुझे लगता है कि वो हम मिस कर रहे हैं। वी डिस्कस हिस्ट्री टू मच। हिस्ट्री शैल ओनली बी डिस्कस्ड इन ए हिस्ट्री क्लास। उसके अलावा हिस्ट्री 100% हर जगह पे इररिलेवेंट है। लेकिन हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि जो हम पहले थे उस चीज़ को बहुत प्राउड फील करते हैं, अब उसको गर्व से देखते हैं और हम वापस टू आवर रूट्स जाना चाहते हैं। आप मानते हैं कि ये गलत है? नहीं, मैं गलत नहीं मानता। मैं देखो प्राउड अपने, एवरीबडी शुड बी प्राउड इन देमसेल्फ, अपनी सिविलाइजेशन में, अपने आर्ट, अपने कल्चर में होना चाहिए, अच्छा लगता है इससे। दिस इज अ गुड थिंग। एक अच्छी कंट्री, एक प्रोग्रेसिव कंट्री वो होती है जो अपने आप में बिलीव करती है। सो नो डाउटेड, फुल सपोर्ट ऑफ इट। पर मेरे दादाजी, ग्रेट दादाजी 11,000 साल पहले बहुत बड़े जमींदार थे। इस बात का आज का मेरे लिए कोई रेलिवेंस नहीं है। सो ही वॉज ग्रेट 1000 ईयर्स अगो। पिछले 1000 साल में बाकी पूरी जनरेशन ने कुछ भी नहीं किया, एंड मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रेट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट हो सकता है। पास्ट इज जस्ट टू अप्रिशिएट, टू स्टडी आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील नहीं करती हूँ। हमारे पास्ट में सती प्रथा थी, यस मैम, ठीक है ना,
हमारे पास में मेरी माँ को पढ़ने का मौका नहीं मिला और मेरे मामा लोगों को पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती पीटा जाता कि पढ़ने जाओ, और मेरी माँ पढ़ना चाहती थी तो उनको 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास्ट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि ज़्यादा महिलाएं ही रिलीजियस हैं, लेकिन हर रिलीजन में महिलाओं को दोयम दर्जा दिया गया है। यस, तो मैं मानती हूँ एज अ वुमन मैं किस चीज़ का प्राउड फील करूँ? जो हमारे पूर्वजों को महिलाओं को जला दिया जाता था, यंग महिलाओं को पति के साथ, मैं उसके लिए प्राउड फील करूँ, उस रिलीजन के लिए प्राउड फील करूँ, जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन हो, हमेशा महिलाओं को पर्दे में रखा गया। जो नर्तकी होती थी वो देवदासी, यस, देवदासी क्या होती थी? वो देव की दासी नहीं होती थी, वो वहाँ मंदिरों के पुजारियों की दासी होती यस थी, मैम, और उन लोग को पूरा कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेशन होता था। यस मैम। तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग जो अपने पास को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी है जिनको लेकर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए? हर एक रिलीजन के अंदर एक ना स्टॉकहोम सिंड्रोम जरूर होता है। तो मतलब जैसे कि बताया आपने कि कुछ सेक्शंस है जिनके साथ रिलीजन ने गलत भी कर रखा हो, दोयम दर्जा भी दे रखा हो, बट वो भी रिलीजन को उसी प्रकार से अप्रिशिएट करते हैं। इट्स द पार्ट ऑफ दैट, और ज़्यादा ही करते हैं एक्चुअली, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उसको तो बिल्कुल गलत मानता हूँ कि हमसे ग्रेटेस्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। दैट इज अ रॉन्ग वे टू से इट। इट्स लाइक कि यू फाइंड द गुड थिंग ऑफ इट, सेलिब्रेट इट, एंड देन यू ऑल्सो रियलाइज कि देयर वर सम बैड थिंग्स ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई ग्रैंड मदर, शी वॉज एन अमेजिंग ह्यूमन बींग, लेकिन मुझे 2-3 उनकी गलत बात भी पता है, क्योंकि वो हरियाणा के रूरल इलाकों से थी, तो उनके लिए लड़के की चाह थी, उनको लड़की नहीं चाहिए थी। जब उनको बेटा हुआ तो वो खुश थी ज़्यादा, लड़की हुई थी तो शी वाज लाइक अरे यार लड़की हो गई। अब मुझे उनकी ये वाली बात पसंद नहीं है, बट मुझे उनकी दूसरी वाली बात पसंद है, शी वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग, आई लव हर। तो इस प्रकार से हम अपने पास्ट को भी उसी प्रकार से एनालाइज करना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब हम गलतियां इग्नोर करना चाहते हैं या गलतियों को डिफेंड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत आसान है, यू टेल मी द गुड थिंग कि ये गुड था, एंड बैड वाली हाँ यार हाँ होता था, सती प्रथा अब नहीं करते हैं, एंड अगर अभी कुछ और अलग चीज है उसको भी चेंज कर लेंगे। अच्छी बात नहीं थी, ये कहना चाहिए आउट एंड आउट क्लैरिटी से। प्रॉब्लम वो है कि आजकल दे डोंट वांट टू हियर दैट, बल्कि वो जो आप देयर इज अ सेक्शन ऑन द इंटरनेट जिसको आप चाहे ट्रॉल कह लो या कुछ और कह लो, ट्रॉल आर्मी, दे गेट ऑफेंडेड कि तुमने गलत क्यों बोला। मैंने कहा भाई मेरा भी तो है, तेरा अकेले का थोड़ी ना। डेमोक्रेसी में सबको राइट होना चाहिए अपनी बात रखने का, और सम्मानजनक तरीके से आप किसी को काटना भी चाहते हैं उसकी बात को तो सम्मानजनक तरीके से काटा जाए, ना कि रेप थ्रेट देख के और ना ही गाली गलौज करके। किसी से डिसएग्री करते हैं आप मत सुनिए, आपको चले जाइए। मतलब मेरे को कोई मूवी अच्छी नहीं लगती, मैं छोड़ के आ जाता हूँ, उठ के आ जाता हूँ उधर से। अच्छा, ये प्रेजेंट जनरेशन में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है जो आपने डिस्कस किया कि एक पोस्ट ट्रॉमा हो जाता है उनको, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं उसके बाद। एक तो इससे आप बाहर कैसे निकले। सेकेंडली, एट प्रेजेंट यू आर 35+, लेकिन आप अकेले हैं विदाउट मैरिज, तो ये लोनलीनेस, ये 2 चीज़ें से आप कैसे डील करते हैं? मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, मैंने यूपीएससी की है। यूपीएससी का इंडिया के ऊपर जो इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट है मैम, वो सबसे ज़्यादा मैसिव है। हाउ डू आई लाइक टू पुट इट इज़ दैट कि यूपीएससी के बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर में वो करते हैं, एंड दैट ओल्ड राजेंद्र नगर इज़ बेसिकली द ग्रेवयार्ड ऑफ द इंडियाज एस्पिरेशन। दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू सी, क्योंकि होना एट द एंड ऑफ द डे 200 बच्चों का हर साल, 200 बच्चे ही आईएएस बनेंगे और 200 बच्चे आईपीएस बनेंगे, पर ब्रिलियंट ऑफ द स्टूडेंट्स, आईआईटीज़ के, आईआईएम्स के, अच्छे कॉलेजेस के, इंटेलिजेंट जिन्होंने मेहनत की है 6-6, 5-5 साल, वो वहाँ से ना कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, कम्प्लीटली एम्प्टी, कोरोड होके जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम उसका ना सॉल्यूशन है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट ऑलवेज, जो भी बच्चा ये करके जाता है, इट ऑलवेज, दैट पर्सन ऑलवेज स्टेज 1 level ऑफ हिज पोटेंशियल, हमेशा। एंड आई एम वेरी फ्यू लकी वन हु गॉट ए चांस टू क्लाइम आउट ऑफ दैट हेल, वरना नहीं होता है। इसका बाहर निकलने का सिंपल तरीका ये है कि पीछे की चीज़ को भूलो, गेट ऑन टू विद लाइफ विद व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ, एंड दैट इज इट मैम। आई होप आई हैड अ बेटर आंसर। आपको पोस्ट ट्रॉमा से इसलिए निकल गए क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, रिस्पॉन्स मिला ऑन सोशल मीडिया, और आपको दिख रहा है कि आप अब आगे अच्छा कर जाओगे, एजेंसी मिल जाती है। हाँ, लेकिन आप मुझे बताइए 32 इयर्स है यूपीएससी का। यस मैम। 32 इयर्स का कैंडिडेट जिसके पास 32 इयर्स तक 0 days एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, वो 10 साल पहले ग्रेजुएशन ख़त्म किया है और उसके पास कुछ नहीं है सिवाय गांव में थोड़े से ज़मीन वगैरह के, वो कैसे निकलेगा इससे बाहर? मैंने बताया मैम, आई विश आई हैड अ बेटर एंड एन ईजी टेंजिबल आंसर, बट है नहीं। हर एक बच्चे को अलग से पाथ लेना पड़ता है, एंड
इसमें जो मेन स्ट्रेस है वो इस बात का है कि वो 32 साल का है, 22 का भी वो ऐसे ही था, अब उसको डर ये लग रहा है कि वो 32 का रिक्रिएट कैसे करे, बट ही विल हैव टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच। देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट, एंड देयर इज नो अदर, आई विश आई हैड एन इजी आंसर। और सर जो वो लोनली रह जाते हैं उस समय, क्योंकि आप सोचिए 30 इयर्स हो रहे हैं, शादी के रिश्ते तो आएंगे नहीं उसके लिए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, तो वो लोनलीनेस से, उससे डिप्रेशन से कैसे निकले? लोनलीनेस के तो फिगर आउट हो जाएगा, दैट इज अ स्मॉलर प्रॉब्लम टू फिगर आउट। जैसे ही कोई एजेंसी या पर्पस मिलता है तो लोनलीनेस को टेक केयर किया जा सकता है, अच्छा। दैट इज पॉसिबल। दो सॉरी टू गो बैक टू द सेम थिंग, व्हाट आई बिलीव, जिस भी बच्चे का नहीं हो, 30 साल का हो, वो द पर्सन शुड गेट मैरिड अगर पॉसिबल हो तो इमीडिएटली। आई थिंक दैट इज द वन थिंग दैट ब्रिंग्स द स्टेबिलिटी, the purpose and the मैरिज meaning. कैसे करे? खिलाने के लिए तो कुछ नहीं है। That is if possible, that's what I'm saying, if the first thing is possible, मतलब उसको मतलब जैसे मैं बहुत सारे को जानता हूँ जो कि उसको कैटेगोरिकली अवॉइड करते हैं बिकॉज दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी फॉर सो लॉन्ग, सो दे जस्ट डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट, सिर्फ उनके लिए। तो इसीलिए कर लेनी चाहिए, मतलब व्हेन यू गेट द चांस डू इट, बिकॉज दैट विल गिव यू दैट स्ट्रक्चर, दैट मीनिंग, दैट पर्पस अगेन, विच विल अलाउ यू टू लिव ए हैप्पी लाइफ। क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ 6 साल गए, जिंदगी के अभी 60-70 बचे हैं, सो यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग ऑब्जेक्टिवली, इट्स जस्ट दैट मेंटल साइकोलॉजिकल थिंग कि यार 5-6 साल तक पेपर का तैयारी की थी। ही थिंक्स कि बच्चे सोचते हैं कि जज करेंगे सब। मैं तो गया था यूपीएससी करने, सबके सब सोचते थे, मम्मी पापा ने सबको बता ही दिया था कि भाई मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ऐसा जिंदगी में कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो अगर शादी कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, अगर नहीं तो पिक एनी थ्रेड, कुछ भी, चूज एनीथिंग, व्हाटएवर द एनीथिंग, 1000 जगह पे अप्लाई कर दो, जहां से मिलेगा वहां से क्लाइम करना स्टार्ट करो। सर मैं ये मानती हूँ ना, जो मैं 20 सालों से इस मार्केट में हूँ जहाँ पर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स रहे हैं, यस मैम, मैंने देखा है कि ये मेंटली आईएएस बन चुके होते हैं, क्योंकि वो उस माइंडसेट में पिछले 10 सालों से हैं, वो मेंटली आईएएस बन चुके होते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यस मैम, इनको लगता है कि अगर मैं यहाँ बुक का दुकान खोल लूँ या तो मैं जाके अपने शहर में एक छोटा सा दुकान खोल लूँ, तो लोग कहेंगे देखो बेटा गया था आईएएस बनने, अब ये परचून की दुकान में बैठा है। यस मैम, मैं मानती हूँ सर, बेशरम बन के कहीं से भी शुरुआत करो, छोटी सी दुकान हो, छोटा सा शॉप हो, बुक्स की दुकान हो, ऐसे ट्यूशन हो, कुछ भी से शुरू करें, एंड ही शुड गेट अ लाइफ पार्टनर। अब उसमें भी इनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते बहुत हैं, ज़्यादा। क्योंकि मैं तो आईएएस बनने वाला था तो मेरी शादी तो अच्छे घर में होती। भाई आपकी अच्छी लड़कियां गरीब परिवारों में भी है, आप किसी एक से शादी करिए, साथ में मिलके कमाइए, और दोनों सक्षम होंगे तो अच्छा चला लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपना दिमाग नीचे रखना पड़ेगा उनको। वेरी वेल पुट मैम, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, कि वो फर्स्ट ईयर में ना उसको लग रहा था कि आईएएस बनना है, एंड साइमल्टेनियसली वो इमेजिनेशन भी है कि फिर मेरी शादी भी तो यार ऐसी बहुत जगह और पे उनमें होनी से चाहिए। बीच में से 1-2 बन भी जाते हैं ना सिविल सर्वेंट्स, हाँ, जो बन that जाते circle हैं, में। उसके बाद उनको लगता है कि हमारा वही स्टेटस है। आपका नहीं है, नहीं, आप नहीं हो। आपका जो दोस्त बन गया सिविल सर्वेंट, वो आपसे फिर संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि उनका अपना सर्कल होगा। इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग द लाइफ, कि रियलिटी। इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ अगर हो जाता, बट नाउ एम्ब्रेस व्हाटएवर यू हैव। और जैसी जो वो, आई थिंक लाइफ एंड द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू ऑथेंटिसिटी। मैं जानते हैं सर, बहुत जल्दी अडाप्ट करती हूँ। जब भी मुझे कोई पुरानी बात याद करने की कोशिश करता है कि उस समय ये था वो था, कट, वापस टू द रियलिटी। अब भी मेरा सिचुएशन क्या है, ठीक है, मैं वो याद भी नहीं करना चाहती हूँ कि उस समय क्या था या क्या नहीं था। अभी मैं कहाँ हूँ, मैं अपना दिमाग वहाँ पर रखती हूँ। आप घमंड नहीं खा सकते, वरना होगा कि भाई हमारे तो बाप दादा के पास बग्घी था। भाई वो कितने दिन तक आप मानसिक रूप से बग्घी पर सवार रहोगे? हाँ, ये वो पास वाली बात है, पीछे वाला गया तो गया गया। जैसे एक नवाब था, भाग नहीं पाया क्योंकि उसे जूते पहनाने वाले जो नौकर थे पहले भाग गए। Yes, तो यहाँ पर ये सब नवाब बन जाते हैं। हाँ, ये फंस जाते हैं, and they are stuck into that। मेरे को इस कॉन्टेक्स्ट में ना बच्चे कई बार, like some of the people ask me कि सर आपको बुरा फील नहीं होता, आपका like you never feel that, and I don't, because life is too big and too beautiful to think हो, ठीक है, it's I believe एग्जाम था, दिया, उस समय परेशान थे, but it's over now। You gave your best shot। Yeah, नहीं हुआ तो you have to move on। yeah, आप एक ही जगह स्टक रहोगे तब तो फिर कहते हैं ना, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो सड़ जाता है, yes, है ना। जो नदी बहती रहती है वो ताजी रहती है।
तो मैं मानती हूँ कि सर जो हम लोग कहते हैं ना कि सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या है, तो मैं मानती हूँ कि नहीं, आईएएस में सक्सेस का नहीं, लाइफ में सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या मानते हैं आप? लाइफ में सक्सेस का मैम, ये अभी ऑथेंटिसिटी इज द वर्ड। आई बिलीव लाइफ एंड द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू ऑथेंटिसिटी। अगर आप अपने आप से झूठ बोलना स्टार्ट रखेंगे, डिल्यूजन में रखेंगे, तो जैसे आपने अभी भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि भाई हो गया ना पेपर, ठीक है, नाउ एम्ब्रेस व्हाट द लाइफ इज थ्रोइंग एट यू, तो लाइफ ना रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है और दोबारा से तुम्हारे लिए फिर से एक्ट करती है। आज अगर आप अचानक 22 साल के हो गए, तो क्या गलतियां जो आपने किया था जो आप नहीं करोगे? मैम सबसे पहले तो मैं यूपीएससी नहीं करूंगा। I'll be honest with you. I swear to God. नहीं, तो फिर आपको ये भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। नहीं देखो, अगर आगे का नहीं पता तो आई प्रोबेबली रिपीट द सेम थिंग, बिकॉज फिर तो मेरी जो नेचर है, आई एक्चुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। बट इफ इन केस आई डू हैव द इंफॉर्मेशन, देन द ओनली वन थिंग विच आई चेंज विल नॉट डू यूपीएससी। ओके, नॉट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब द थिंग इज दैट आई हैव डन इट वंस एंड आई नॉट लाइक टू डू इट ट्वाइस। 2 बार इंटरव्यू में जाके वापस आना, आपको लगता है दिल को चोट लगा है बहुत? नहीं, दिल को चोट नहीं लगा। आई डू बिलीव कि यूपीएससी का ना जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। 2 से 3 मतलब इनको 2 से 3 अटेम्प्ट नहीं देने चाहिए। 2 या 3 अटेम्प्ट में बच्चा पेपर करके देयर वुड बी स्कोप कि ही कैन मेक अप हिज बिल्ड अप हिज होल लाइफ। ओके, ठीक है, आई बिलीव कि जो देखो मैम, आई थिंक यू विल एग्री, 20 से जो 30 साल है ना, दिस इज द हाईएस्ट एपिटमी ऑफ द ह्यूमन प्राइम टाइम। The creativity, the energy, the optimism, the ideas, the will to live, everything यही है। उसको एग्जाम प्रिपरेशन में झोंकना या देना is affront to life itself। और वो हमारी गवर्नमेंट की भी मिस्टेक है, because they are allowing people to do it, because they don't want to answer। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते क्योंकि इनके लिए है नहीं कुछ। आप जो बेस्ट ऑफ द एनर्जी है ना, उसको कहीं तो लगाओगे। क्योंकि सर एक कहानी आपने पढ़ा होगा कि एक भूत था जो तुरंत आ जाता था, काम दो, तुरंत आता, काम दो, काम दो। अब वो मालिक सोचा कि भाई मैं कितना काम दूं इसको, इस भूत को बार बार, तो उसने कहा एक काम करो, इस पेड़ पे चढ़ो और वापस उतरो, और जब नीचे उतरोगे तो फिर चढ़ोगे, और ऊपर जब टच करोगे तो फिर नीचे आना। और वो बेचारा वो करता रहा और ये अपना काम में मग्न हो गया कि भाई इसको मैं कितना काम दूं। मुझे लगता है आज का जो प्रेजेंट जनरेशन यूथ है उसको यही दे दिया है सरकार ने, कि आप एग्जाम दो, फिर प्री होगा, मेंस होगा, फिर नहीं हुआ, फिर वापस रिपीट करो, फिर उस एग्जाम में लग जाओ। चलो ये 80,000 वैकेंसी ये निकाल दी है, 20,000 ये निकाल दी है, तो बस उसी में ट्रैप में फंसा हुआ है बच्चा। सिसिफस है, वो पत्थर ऊपर ले जा रहा है, फिर वो पत्थर नीचे आ रहा है। तो मैं भी यही मानती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को अपने लाइफ का जो ये प्रेशियस टाइम है 3 साल लगाना चाहिए। 3 साल काफ़ी है। 3 साल में मुझे लगता है रिलेशन भी खत्म हो जाता है, तो इतना बड़ा भयंकर हार्ट ब्रेक नहीं होता है ना। तो 3 साल इसमें लगा दे। कुछ लोग होते हैं 8-10 साल आपके बर्बाद करते हैं और लाइफ में भसड़ मचा के चले जाते हैं, है ना। तो ये यूपीएससी और एसएससी भी यही है, इसको बस 3 साल टाइम दो, पटी तो पटी, नहीं तो दूसरी रेडी। बट द प्रॉब्लम इज दैट में बच्चा छोड़ नहीं पाता है। इट्स ऑल्सो ये ट्रैप भी डिजाइन ऐसे किया हुआ है ना, ये ट्रैप भी, कि अब तो जाके हम सिलेबस जाने। अब तो हमने समझा है कि हाँ एग्जाम में You're right there. It's always so close but so far कि यार प्रीलिम्स तो हो ही चुका ना, पिछले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल दिया था, तो इस साल क्यों ना दूं मैं, इस बार कर देता हूँ। अच्छा अगले साल अगर मेंस दिया तो भी ट्रैप है, अगर नहीं हुआ थोड़ी सी गलती होगी 2 ही नंबर का तो रह गया होगा इस बार। सो इट्स अ ट्रैप। सो ये सिर्फ और सिर्फ ना पॉलिसी से चेंज होगा, बच्चा सुनेगा नहीं। वंस द पर्सन इज देयर छोड़ नहीं पाता है वो, ये मुझे पता है। एक झूठ जिस पर बच्चे बहुत भरोसा करते हैं, एक झूठ, अब मैं एस्पिरेंट्स की बात करूंगी, छोटे बच्चों के नहीं। मतलब झूठ ये है कि मैम एवरीबडी कैन डू यूपीएससी एंड एवरीबडी बिलीव्स दैट। आई थिंक एटलीस्ट तुम्हें एक तो सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए। ये किसी ने मेरे को बोला भी था, एंड आई वाज लाइक कि मैं कंपटीशन बहुत है, बोले बट तुझे तो एक ही सीट चाहिए। मैं कहा क्या बात कर रहे हो भाई, बट उसी सीट पे तो 2000 लोग लड़ रहे हैं, मुझे एक चाहिए तो क्या हो, सबको एक चाहिए। बट ये एवरीबडी कैन यूपीएससी डू यूपीएससी इज एक्चुअली अ लाई विच इज बीइंग सोल्ड बाय सोसाइटी, बाय द गवर्नमेंट, बाय द टीचर्स ऑल्सो। समटाइम्स आई हैव ऑल्सो बीन on the side of this and by the institutes also। ये गलत है मैम, ये सब नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों को नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन उनको बताता कोई नहीं है। जैसे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई तुम अगर आईएएस बन गए, अगर तुम जैसे हमारे एसएससी की फील्ड में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, तुम्हारा क्या सम्मान होगा। अमेरिका वगैरह में सब लोग ये में रहते हैं कि भाई कोई स्टार्टअप करो, पैसा कमाओ।
आपको क्या लगता है क्या सही है, क्या हम लोग किस चीज़ के पीछे भागे, पैसा कि सम्मान? मैम नहीं, ये जो सम्मान में ना, सम्मान इज सेकेंडरी मैम, ये जा इसीलिए पैसे के लिए रहे हैं। IAS IPS अगर पैसा नहीं बना पाता ना, तो आई कैन गारंटी यू दैट नोबडी वुड बी देयर। अच्छा। हाँ, इफ एज अ सोसाइटी वी नो, इवन दो कोई माने भी ना, ऑनेस्ट टू ऑनेस्ट पर्सन, नाइव टू नाइव पर्सन नोज दैट एन IAS एंड IPS विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। और जो स्टूडेंट नया है, जो कि बिल्कुल जीरो करप्शन है उसके मन में, डीप डाउन इन द कॉन्शियसनेस दे नो कि बहुत सेटअप हो जाएगी लाइफ परमानेंट। अगर किसी को एक चैलेंज दे देता हूँ मैं कि इनको सिर्फ सैलरी मिले 1.5 लाख रुपए IAS की और कुछ भी ना मिले, और कोई गारंटी दे देना कि सिर्फ यही होगा, दे विल नॉट डू इट। आई कैन गारंटी। जैसे मैं SSC की बताती हूँ, बीच में था कि सब लोगों का फर्स्ट चॉइस होता था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैंने कहा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों चॉइस हो रहा है? तो ऑफ कोर्स इनकम टैक्स नाम Yes, सुन के लोग पैसा निकाल के दे देते हैं। यस मैम। उसके बाद फिर आया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर ESO के पोस्ट पे हो जाए, तो मैंने कहा क्यों, इसके पीछे क्यों पागल है? तो मैम विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो ये दो चीज़ें जो है ना, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, पैसा और बाहर। इंडिया, प्यार तो इंडिया से है, लेकिन रहना चाहते हैं हम लोग विदेश में, रीज़न क्या है? मैम बिकॉज चैलेंजिंग है ना, और जो आप सम्मान कर रहे हो मैम, वो सम्मान कम्स फ्रॉम दिस आइडिया कि वो ना सिक्योर्ड है। किसी को जैसे उसको IAS को या किसी सरकारी जॉब वाले को सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि अब पता है कि दिस पर्सन कैन नॉट फेल इन लाइफ, इसका मिनिमम सेटअप हो गया है। अब वो आदमी आज 25 का है वो, तो टिल द एज ऑफ 58 वी नो कि इसको ही विल सर्वाइव। ओके। आप जो अपने पुराने कंपनी में थे सर, Yes, ma'am. तो आप में एक बिल्कुल थोड़ा बचपना भी दिखता था, मासूमियत भी थी। अब बहुत आप श्रूड, एकदम चालाक टाइप के लगते हैं, और कभी कभी ईगो भी दिखता है आपका। Yes, ma'am. ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव दिख रहा है आपको? मैम ये पॉजिटिव है। मैं जो पुराने वाली कंपनी में था मैम, आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड कि वट आई हैव, जो मेरे पास था, अगर ये छूट गया, ये चला गया तो क्या होगा। आई वॉज इन दैट। कभी कभी जो चीज़ मिलती है आई वॉज हैप्पी, यार सही है यार, मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, विच इज़ नाइस, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लव मी। तो बट वो चला गया, उसके चक्कर में मैं टॉक्सिक बिहेवियर को अब वो करता रहता था, एब्जॉर्ब करता रहता था, जस्ट आउट ऑफ आई थिंक फियर, आई बिलीव सो देयर वाज अ थिंग फियर, क्योंकि UPSC नहीं हुआ, 7-8 नहीं हुआ। अब ये जो उसके बाद जो इतना चीज़ बढ़िया मिली हुई- प्लेटफॉर्म में टीचर के रूप में है, वो भी छूट जाए तो क्या वो बचा? डर रहता था इस बात का। तो देयर वाज अब्यूज विच आई वाज टेकिंग, वो अब्यूज ले रहा था और एब्जॉर्ब कर रहा था। तो आफ्टर अ वाइल, जब एक बार फिर वो ब्रेक डाउन हुआ, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा एवरीथिंग इज, कुछ भी नहीं है, everything- जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छे के लिए हुआ, कुछ नहीं है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, ठीक है। द फेम इज नथिंग एंड द मनी इज नथिंग, योर फ्रीडम, योर फियरलेसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक आपका इनकम, आप जितने आज फेमस है, आपका फेम हो, इनकम हो, सब कुछ तो बड़ा वहाँ से निकलने के सब बाद कुछ आपका। बड़ा। मैं बता देता हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में था, फ्लोर पे जो फाउंडर है वो मेरे को मुंह पे गाली दे दिया। एंड जनरली स्पीकिंग, अगर मैं UPSC नहीं किया होता, UPSC से पहले का जो अमित किलोर था, मैं वो ये गमला उसके मुंह पे मारता, बट मैं उस दिन नहीं मारा। एंड जब मैं घर गया तो आई रियलाइज, मैंने कहा क्यों नहीं मारा, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द जॉब ऑन दैट डे। और फिर वो ट्रॉमा, वो जो एब्जॉर्प्शन है, फिर उसके बाद ना वो बिहेवियर मैंने फिर इट बिल्डअप, फिर मुझे पता चला, मैंने कहा एक टॉक्सिक बिहेवियर उस दिन भी मैंने एब्जॉर्ब किया था, फिर एक उस दिन किया था, एक उस दिन किया था, एक स्लाइट उस दिन एब्जॉर्ब किया था, एंड दैट स्टार्टेड बिल्डिंग इट अप। आई लॉस्ट द विल, जो चार्म होता है वो धीरे धीरे ना ड्रॉप हो गया। फिर एक दिन ब्लो हुआ, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 2-3 महीने तक परेशान रहा, बट देन आई रियलाइज कि ऑल ऑफ दैट वाज नकली, और किसी से बदतमीजी सहने की कोई ज़रूरत थी नहीं, तुम्हें लेना नहीं चाहिए था। एंड नाउ दैट फियरलेसनेस, तो मैं हूँ, ऐसा ही था, ऐसा ही इट वाज, आई वाज एब्जॉर्बिंग टॉक्सिसिटी जस्ट आउट ऑफ फियर, आई गेस। तो कहते हैं कभी कभी भगवान आपका इंसल्ट करवाता है ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन के और आगे आओ, और फिर आपको महसूस हो कि भाई कुछ भी परमानेंट नहीं लाइफ में, और अगर मैं ये छोड़ूंगा तो इससे बेहतर पाऊंगा। हाँ, मैं इतने ग्रेटिट्यूड में था, मैं पता है UPSC हुआ नहीं 7-8 साल तक, डम, सो स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। आई एम एक्चुअली इन डिप्रेशन राइट नाउ, आई एम इन क्लिनिकल डिप्रेशन सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। उस समय वो मिली ना जॉब, तो आई वॉज मैसिवली, आई हैड अ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द पीपल, जो मेरे मेंटर था, जो उसके लिए मेरे पास बहुत ग्रेटिट्यूड था। अभी आपने एक वर्ड कहा
क्लिनिकल डिप्रेशन, यस मैम. ये क्या होता है? Clinical depression, when you lose the joy of life. I don't like anything. मतलब 90% पीपल तो यहाँ पे बस खाली काम कर रहे हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, ये सारे जॉय ऑफ लाइफ क्या कर रहे हैं? हाँ? दे वुड, आप अगर इनसे पूछोगे ना तो इनको कुछ चीज़ें पसंद होगी, इनको इनके इंटरेस्ट होंगे, इनके पैशंस होंगे. दे वुड लाइक अ मूवी, दे वुड बी वेरी मच हैप्पी उसके बारे में बात करते हुए. आप इनकी आंखों में वो चार्म देखोगे, लाइट देखोगे, आंखों में दिख जाता है. आई थिंक यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ही, नथिंग ऐसा कुछ अलग से नहीं. आई थिंक आई वेंट इनटू डिप्रेशन. स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था एंड आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड आई थिंक आई हैव बीन इनटू डिप्रेशन ऑन एंड ऑफ एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि मैं अभी इस समय क्लिनिकल डिप्रेशन में हूँ. एंड ऑल्सो आई एम मैसिवली इंसोम्नियाक सिंस लास्ट 10 years. नहीं, इंसोम्नियाक तो सर हम लोग सब हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो रात में साइलेंस में पढ़ते हो, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट होता है. मैं किताबें लिखती थी, मैं बहुत पीसफुल महसूस करती थी रात में लिखना. तो आज भी ये हालत है कि अगर मैं सोने जाऊं भी तो 2-2:30 बज जाता है सोते सोते. तो फिर इंसोम्निया जिनको है वो डिप्रेशन में भी हो, ये तो ज़रूरी नहीं. नहीं ज़रूरी नहीं. हाँ, मेरा तो मैं बस बता रहा हूँ ये दोनों है. आई एम 100% इन डिप्रेशन. यू आर स्टिल इन डिप्रेशन. 100%. आप तो मजाक करते हैं, बात कर रहे हैं अच्छे से, हमारे साथ बैठ के कॉफ़ी भी पिए आप, इट्स खुश भी दिख रहे हैं. कोपिंग मैकेनिज्म. ओह माय गॉड. डिप्रेशन. तो क्या ऐसे डिप्रेशन के मरीज हमारे आसपास है? क्योंकि मैं मरीज कह रही हूँ कि आपने कहा क्लिनिकल डिप्रेशन. यस मैम. तो ये तो फिर आप अपने आप को एक डिप्रेशन के पेशेंट बोल रहे हैं और साथ में बैठ के बात कर रहे हैं. यस मैम, बिकॉज यही तो है ना डिप्रेशन के साथ कि द लाइफ गोज ऑन. अच्छा. आई हैव टू वेक अप एवरी मॉर्निंग. मैम मेरे लिए ना, आई स्वेयर टू गॉड, डिप्रेसिव जो डिप्रेशन होता है ना, दोज पीपल हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग आउट ऑफ द बेड. ओके. द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग विच आई डू एवरी डे इज टू गेट आउट ऑफ द बेड. ओके. एंड मतलब दिखता नहीं है. और जैसे वी आर टॉकिंग, वी आर लाफिंग एंड मेरी पर्सनैलिटी अगर इंस्टा पे देखोगे तो लाइक सर फन कर रहे हैं सब कुछ. आई हैव ज़ीरो जॉय. आई डोंट लाइक एनीथिंग. ओह. इफ़ आई विल बी लेफ्ट एट माई ओन तो मैं घर पे पड़ा रहूँगा, पूरे 2 हफ्ते तक पड़ा रहूँगा. तो ये तो मुझे भी होता है हाँ? कि भाई मुझे करना है इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. वरना सच कहे तो मुझे तो लगता है कि अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं तो सबसे भाग जाऊं. भाग जाओ. तो मुझे भी चेक कराना पड़ेगा क्या. लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आपने सिम्टम्स बताया, तो क्या हम लोग सब अपने आप को चेक कर सकते हैं क्या कि हम डिप्रेशन में तो नहीं है? मैम इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम. ओके. ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है जो आप बोल रहे हो ना, जैसे आपको करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग आप पे अब डिपेंड करते हैं. दिस इज द वे पीपल कोप. अच्छा. राइट, एक तरीका है, क्योंकि अपने ऊपर छोड़ दोगे तो नहीं होता है. तो यू फाइंड मीनिंग, कुछ कर रहे हैं यार तो कहीं मैं और के लिए उठ जाता हूँ. अब जैसे मुझे अगर सर इन्फेक्शन हुआ तो वो दिखेगा. अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो मुझे जैसे धूल से प्रॉब्लम होता है तो मुझे छींक आने लगती है. डिप्रेशन का कोई सिम्टम तो दिखे तो मैं जाऊँ इलाज कराने? हाँ मैम, दिखता नहीं है. आप दूसरों को तो छोड़ो, कभी खुद भी नहीं दिखता. अच्छा. मुझे आई थिंक 2-3 साल तक डिप्रेशन था. तीसरे में तो मैंने पॉइंट आउट करना स्टार्ट किया कि मे बी वी आर डिप्रेस्ड. ऐसे देखो, जैसे कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, उठने का मन नहीं करता है, आप यू डोंट लाइक टू ड्रेस वेल, चले गए दोस्त के साथ ऐसी मूवी देखने का मन नहीं करता है. ऑल ऑफ द सिम्टम्स एंड इन सेवरल टाइम्स तो यू विल बी डूइंग एवरीथिंग नॉर्मल, बट उसके बावजूद भी देयर इज समथिंग एम्प्टी इनसाइड यू. तो इट्स अ बट हाँ, आई हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग. ओके. तो आपने जो मुझे बताया है डिप्रेशन के बारे में, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं. जो हम लोगों ने बात किया कि कैसे अनसक्सेसफुल रह जाएं, तो फिर उसके बाद कैसे उससे हम लोग निपट सकते हैं. क्योंकि सर सब कोई सक्सेस दिखाता है अपने चैनल पे आके. बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो अनसक्सेसफुल बच्चों के साथ भी फ़ोटो खिंचाते हैं. हालांकि देखा जाए तो हमारे पास तो संख्या उसी की ज़्यादा है. उसी की ज़्यादा. ठीक है. जैसे हम लोग फेलिसिटेशन पार्टी करते हैं, उसमें सब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बुलाते हैं. Yes, ma'am. लेकिन जिनको किसी प्रॉब्लम के कारण, एसएससी की गलती के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो नहीं आएंगे. और हम उनके फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करते, हम सब सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं. क्या किया जाए? लाइफ तो बहुत ही चैलेंजिंग है
और बहुत अनफेयर है सब लोगों के प्रति। अनफेयर है मैम। आप जो मुझे बोल रहे थे ना कि यू स्पीक सो ब्लंटली ऑन द इंस्टा और यू स्पीक दोज थिंग्स, मैम आई जेन्युइनली बिलीव कि वो 10,000 में से जिस एक बच्चे का हो जाता है, आई थिंक उसके बारे में बात करने के लिए कोई टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। एक मैं लकी निकल गया, लेकिन जो बाकी 9,000 जो 998 है ना, आई फील अ पर्सनल ऑब्लिगेशन टू बी देयर वॉइस। तो जो चीज़ उनको पर, जैसे वो EWS वाली बात, मुझे लगता है कि उसमें से किसी एक बच्चे के साथ चीट हुआ है, तो अगर वो बोले, उसके पास वॉइस नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इवन पुट माई सेल्फ एट रिस्क, मुझे उसकी वो वाली बात बोलनी है। ये लाइफ अनफेयर है मैम, पीपल लाइक टू सेलिब्रेट सक्सेस। देखिए, एक क्वेश्चन जो हमारी टीम ने दिया है वो है सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या है। अगर पता होता हम लोगों को रियल फॉर्मूला, तो हम लोग आईएएस बन के बैठे होते हैं। मैम किसी को नहीं पता मैम, किसी को नहीं पता। मैं कहता हूँ शाहरुख खान को नहीं पता, विराट कोहली को नहीं पता। द क्लीशेड, एवरी क्लीशे सबको पता है, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क बहुत लोग करके निकल गए। हाँ, स्मार्ट वर्क बहुत लोग करके लिए। हर द थिंग इज दैट कि सक्सेस की डेफिनेशन गलत है। आप 1000 लोगों से हार्ड वर्क करवा लो, लास्ट में जाके रैंक एक ही की आनी है, तो बाकी 999 को हम अबैंडन कर देते हैं कि ये सब बेकार है। तो एक तो डेफिनेशन गलत है, ऊपर से देयर इज नो रूल, देयर इज लिटरली नो। ओके, 5 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं अमित को? 5 साल के बाद आई विल बी रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड। कोचिंग सेंटर? यस मैम। अब तो आप पढ़ाना भी लगभग छोड़ चुके हैं। नहीं मैम, अभी मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डालता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ ए सबैटिकल था। आई वाज जस्ट टेकिंग, सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द थिंग्स। मेरा जो मेन काम है वो बेसिकली टीचिंग ही है। वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच विल बिगिन फ्रॉम द मे। ओके, वी वर जस्ट वेटिंग कि इस बार का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो खत्म हो जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट विल कंटिन्यू व्हाट वी वर डूइंग। ओके, तो आप तो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है आप गाइड बहुत अच्छा करेंगे बच्चों को। आई होप सो। ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचने का मतलब है कि अब जो वो 5% जो आपका लक है ना, बस वही धोखा दे गया, बाकी तो आप सब कुछ कर चुके थे। इट हैपेंड, है ना? तो ऑल द बेस्ट अमित सर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं पूछना चाहता हूँ, रुको एक सेकंड, मैं अभी एक बार सोचता हूँ हाँ, आपके बारे ठीक में। मैम, हाउ डू यू डू इट? यू आप मेरे लाइक सोशल मीडिया पे वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स हो, ठीक है, एंड यू हैव अ सन ऑल्सो। व्हाट मोटिवेट्स यू टू कम टू द क्लास एंड द ऑफिस एंड टू रन ऑल दिस? हाउ डू यू डू इट? आपने कहा यू हैव अ सन, यस, बस वही मोटिवेट करता है। दैट इज फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि तुम मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट टाइम है और अगले 1 मिनट के बाद मरने वाले हो। इस 1 मिनट में तुम्हें किसका ख्याल आएगा और किसका मन करेगा जल्दी फ़ोन उठाऊं और बात करूं? बस वही पर्सन है जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सब कुछ आप छोड़ भी सकते हो और उन छोड़ के आप जी भी सकते हो। बस वही है जो आपके लाइफ का मोटिवेटर है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है या आपको करना पड़ रहा है। तो मैं मानती हूँ सर, जिसको मैंने पैदा किया है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं ठीक ठाक कुछ करके दे दूँ, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ और ठीक ठाक पढ़ने में भी थी, मेहनती भी थी, लेकिन मेरी पूरी जवानी स्ट्रगल में बीत गई। और एक कहावत है हिंदी में कि पूत कपूत को तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। दोनों के मामले में तो पैसा नहीं है तो कमा लेगा, अगर कपूत है तो गवा देगा। लेकिन मैं मानती हूँ सपूत भी है ना तो 10 साल बर्बाद करेगा अपना। तो इसीलिए वो 10 साल का जो स्ट्रगल है जो मेरा हो चुका है, तो आप उसको 10 साल आगे से वो शुरू करें तो अच्छा कर जाएगा। तो वही मोटिवेट करता है सर, और कुछ नहीं। बहुत सारी बातें लोग कहेंगे कि मैं स्टूडेंट के लिए करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैं हमेशा बच्चों को समझाती हूँ, बेटा तुमको माँ की तरह मैं समझाती हूँ, सब बकतौलाबाजी है, सब बकवास है, सब लोग कोर्स बेच रहे हैं। यस मैम, ठीक है ना, 100%। कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सब लोग कमा रहे हैं। तुम्हारा भी मकसद होना चाहिए कमाने का। इंडिया में सिर्फ गरीबी बिकता है, गरीबी बिकती है। आप देखोगे वो टीचर जो ठीक है मिडिल क्लास फैमिली से थे, आज पैसे वाले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गरीबी दिखाएंगे। यस मैम, क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उन गरीबों को। तो पॉलिटिशियंस में और टीचर्स में फ़र्क बहुत कम रह गया है। यस मैम। कभी भी अच्छे कपड़े पहन के नहीं घूमेंगे वो, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो तुम में से कैसे दिखेंगे, तुम्हारे में से एक है। तो इसीलिए बच्चों को बहुत सावधानी से अपने टीचर्स चुनने चाहिए।
कंटेंट्स के बल पे चुनना चाहिए, ना कि उनके जो सोशल मीडिया जो है उनका जो पब्लिक फिगर बना के रखा उन्होंने, उस पर नहीं जाना चाहिए। Yes, तो मैं समझती हूँ कि अमित सर वैसे ही बिंदास हैं, आउटस्पोकन हैं, और जो अंदर है जो वही बाहर है। बिल्कुल भी ये शब्दों का जो चयन करते हैं वो दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं करते। और ये जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मुखौटा पहनने से इंसान नहीं छुपता है और उनका मुखौटा कभी ना कभी गिरता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं एक ऐसे इंसान से आज मैंने बात किया है जो जैसे दिल से है वैसे ही बाहर से है। थैंक यू अमित सर, Thank you, थैंक ma'am. यू आने के लिए। Thank you very Thank much you for so calling much. me, ma'am.